गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करते हैं हम आज के सेशन में, जो कि है आपका महा मैराथन यानी महातांडव क्लास। ये क्लास थोड़ी सी 2.5 घंटे हो सकती है। सबसे पहली चीज, कल का डिले करने के लिए माफी चाहूंगी, क्योंकि पावर सप्लाई जो है, ड्यू टू द पावर सप्लाई प्रॉब्लम्स इन द पावर सप्लाई और एज वेल एज सर्वर प्रॉब्लम्स। आपको पता है आजकल ठंड है, जिसकी वजह से वोल्टेज कम होती है, फ्लक्चुएशंस होती हैं, पावर कट लगते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी क्लास जो है वो प्रॉपरली अपलोड नहीं हो पाई। आज के लिए भी मैं यही कहूँगी, क्योंकि पावर सप्लाई आज भी दिक्कत दे रही है। तो अगर आपकी क्लास लेट लगती है, पर क्लास है, क्लास जो है वो होगी, और क्लास जो है मतलब जैसे आप मान के चलिए थोड़ी सी डिले भी हो सकती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द सर्वर एज वेल एज पावर सप्लाई। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इन दिक्कतों के अलावा बावजूद ये क्लास प्रॉपरली मिल सके। और अभी भी मैं ये उम्मीद करूंगी कि जब तक ये क्लास अपलोड हो रही है तब तक लाइट ना जाए, और प्रॉपरली 3 घंटे मुझे इस क्लास को देने हैं आज। तो आज है आपकी 3 घंटे, मोस्ट प्रोबेबली मैं 2.5 घंटे में कवर करने की कोशिश करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको 2.5 घंटे इस क्लास का कोई फ़ायदा मिल सके, अच्छी लगे क्लास। और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगता है और आज का सेशन अगर आपको पसंद है, तो प्लीज़ इस महा मैराथन को एक अच्छा, मतलब जिसको बोल सकते हैं अच्छा कैचिंग, अच्छा व्यूअर्स और अच्छे जो है वीडियोस के साथ इसको अप्रिशिएट करना। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस क्लास को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। देख लीजिए ये फॉर्मेट क्या है। इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आज सीधे मैं आंसर्स पे टिक लगाऊंगी। जहां पे एक्सप्लेनेशंस लगेंगी वहां पे मैं आंसर्स दूंगी, लेकिन फिर भी कहा जाता ना, देनी पड़ती हैं कई बार एक्सप्लेनेशंस, बिकॉज कि आपका, कि ताकि आपको उस क्वेश्चन से कोई और ऑप्शंस के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ना करते हैं टाइम वेस्ट, और प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हिमाचल जीके से। देखिए हिमाचल जीके भी मैं इसी में कवर कर रही हूँ। किसी की शिकायत थी मैम आप 7 बजे क्लास नहीं ले रहे। देखिए अभी 3-3 घंटे मुझे ये क्लास लेनी है, तो उसका कंटेंट बनाने में टाइम लगता है। दैट्स वाई इट्स नॉट इट्स पॉसिबल टू टेक मी द क्लास ऑफ एट 7, बट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स इट विल बी पॉसिबल नाउ। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके आ गया। अ शिप ब्रीडिंग फार्म इन मंडी इज लोकेटेड एट धर्मपुर, सिराज, नवाएं या फिर करसोग। बताइए। वैसे तो शिप ब्रीडिंग फार्म्स 4 ही हैं, ताल, करछम, आपका ज्यूडी और आपका कहाँ पे है आपका सरोल। ठीक है। नगवाए में, अगर यहाँ नवाएं बोला गया है तो नवाएं में आपका अंगोरा रैबिट फार्मिंग है। अंगोरा रैबिट फार्मिंग तो ये नहीं है, सॉरी, ये नहीं है, सिराज नहीं है, धर्मपुर नहीं है, करसोग। क्योंकि करसोग और कमांड में जिस तरह कैटल ब्रीडिंग फार्मिंग है, तो कैटल ब्रीडिंग फार्मिंग जो है वो करसोग और कमांड में होती है। ठीक है, एक सेकेंड गाइस। करसोग एंड कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, ये याद रखना, करसोग एंड कमांड में आपका शिप कैटल ब्रीडिंग फार्मिंग है, जहां पे जर्सी ब्रीडिंग फार्मिंग है। ठीक है। नगवाए में और कंदवाड़ी में आपका अंगोरा रैबिट्स, क्या है आपका अंगोरा रैबिट्स। मंडी को बनाने वाले अजबर सेन, पंचवक्त टेम्पल यहाँ पे है, त्रिलोकीनाथ टेम्पल यहाँ पे है। ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ जिंजर प्रोडक्शन। जिंजर प्रोडक्शन में हिमाचल प्रदेश का दूसरा कौन सा स्थान है। आंसर ही बोल दिया, 6th नहीं, 4th नहीं, 1st नहीं, आंसर इज 2nd। तो अगर 2 क्वेश्चन है, मंडी मैंने आपको बता दिया क्या है, अजबर सैन ने बनाया था आज का मंडी टाउन, और पंचवक्त टेम्पल इसने बनाया, दमदमा महल इसने बनाया, और जो मंडी है पुराना मंडी वो 2 रियासतों से था, सुकेत और आपका मंडी। बाहुसैन ने बनाया और वीरसेन ने मंडी आपका सुकेत बनाया था, जिसको आप पनगना कैपिटल बोलते हो। ठीक है। तो मंडी में आईआईटी भी है जो कि कमांड में है। चक्कर में डेयरी फार्मिंग है, ये याद रखना। ठीक है। मंडी में मैंगो के बेसिस पे एक सिटू सिस्टम भी चला था। मंडी जो है एक लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे सबसे बड़ी है मंडी, और अभी आपको पता है इलेक्शंस हुए हैं तो सबसे ज्यादा मंडी से कौन जीती है, मिसेस पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर उसके बाद जिंजर प्रोडक्शन। तो जिंजर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, सिरमौर में। और सिरमौर
किस डायनेस्टी को बिलोंग करता था? शीर मौर्य। और शीर मौर्य क्या थे? कुलिन्स। ये क्या थे? कुलिन्स। कुलिन्स कौन थे? जिसको अर्जुन ने हराया था, युधिष्ठिर को ये गिफ्ट्स देते थे, तो ये याद रखना, ठीक है। कुलिंद परिवार से थे। शीर मौर्य, इसको बनाने वाले थे रसालू। इसको बनाने वाले क्या थे? रसालू। और राजपन कैपिटल किसने रखी थी? शुभांश प्रकाश ने। राजपन कैपिटल किसने रखी थी? शुभांश प्रकाश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका जो आपका सिरमौर है, तो ये जिंजर प्रोडक्शन में सेकंड है, क्योंकि सबसे ज्यादा जिंजर कहाँ पे मिलता है? इंडिया में केरला में मिलता है, और हिमाचल में सबसे ज्यादा सिरमौर में मिलता है। सिरमौर में चिल्ली, सिरमौरी मिर्च भी बहुत ज्यादा मिलती है। सिरमौरी मिर्च देखिए, नाहन फाउंड्री, जिसको आयरन फाउंड्री कहते हैं, वो भी सिरमौर में है। ये किसके टाइम पे बनी थी? शमशेर सिंह के टाइम, शमशेर प्रकाश के टाइम पे। 46 ईयर्स उसने रूल किया था। यहाँ से आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, टैंक्स सॉरी आपका मोती महल कहाँ है? आपका जो बोलते हैं शीश महल किसने बनाया? फतेह प्रकाश ने बनाया है। नाहन फाउंड्री कब आई? सिरमौर बैंक्स 1893 में बना था, और 1945 तक ये सिरमौर का कॉपरेटिव, हिमाचल कॉपरेटिव बैंक को दे दिया गया था। देन उसके बाद आपका लेटन मेमोरियल जो है यहाँ पे है। देन रानी ताल बाग यहाँ पे है। काला आम किसने बनाया था? अमर प्रकाश ने बनाया था। पझोता आंदोलन किसके टाइम पे चला था? राजेंद्र प्रकाश। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट, शिकारी देवी, ठीक है। कुल्लू में तो कायस है, खोखन है। बिलासपुर में नैना देवी है। सोलन में आपकी चैल, मजाठल, शिली। सबसे छोटी कौन सी है? शिली। बार बार बता रही हूँ, ये याद रखना। 37,003 स्क्वायर किलोमीटर आपका फॉरेस्ट एरिया है, जो कि 66% है, ठीक है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स कितने हैं? टोटल कितने हैं? 5। और सेंचुरीज कितनी है? 33, जिसमें से बिलासपुर में नैना देवी, सोलन में मजाठल, चैल, तालाघाट। अगर देखा जाए तो आपकी शिल्ली जो है वो सबसे छोटी है, जो कि सोलन में। आंसर इज मंडी। देखिए मंडी में कौन कौन सी है? नारगू भी है, बांधली भी है, और शिकारी देवी भी है। मंडी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नारगू। भगाटी लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? भगाटी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? तो भगाटी लैंग्वेज जो है ये मंडी, बिलासपुर, किन्नौर या सोलन में बोली जाती है। तो भगाटी लैंग्वेज जो है ये कहाँ पे बोली जाती है? मंडी में मंडियाली, बिलासपुर में कहलूरी, किन्नौर में होम्सकद। याद रखना, होम्सकद, ठीक है। तो आंसर इज सोलन। सोलन में महासुवी भी बोली जाती है, और भगाटी भी। भगाट एक रियासत थी जिसको बनाया था बसंत पाल ने, और इसका नामकरण किया था इंद्रपाल ने। लास्ट रूलर इज दुर्गा सिंह राणा, जिसके टाइम पे हिमाचल प्रांत का नाम रखा था, यानी सोलन दरबार। बोझ से सोलन जो था वो किसने किया था? आपका दिलीप सिंह ने। और कौन सी ऐसी रियासत थी जो लैप्स नीति के अधीन आ गई थी? वो थी भगाट, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट और थोड़ा सा मतलब थोड़ी एक्सप्लेनेशंस दे रही हूँ, बाकी आपके जब सेशंस चलेंगे तो और आएगी। और ये जो है आपके क्वेश्चंस आपने अपने, ताकि हम टाइम को कवर कर सके। मुझे इसलिए भी फास्ट रहना है कि लाइट ना चली जाए तो सारी मेहनत मेरी यहीं रह जाएगी। पड्डल इज द फेमस ग्राउंड इन, पड्डल कहाँ पे है? शिमला, चौड़ा मैदान, कुल्लू, ढालपुर मैदान, सोलन नहीं। आंसर इज मंडी। पड्डल मैदान में क्या लगती है आपकी? शिवरात्रि। रेवोल्यूशनरी राइटर यशपाल वॉज ऑनर्ड विद, यशपाल कहाँ से थे? भोपाल से। ये आर्टिस्ट भी थे, ठीक है। इनके नाम की एक लाइब्रेरी भी है, और ये कहाँ पे थे? हमीरपुर, ठीक है। तो आंसर इज, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या क्रांति दूत? तो ना इनको क्रांति दूत मिला है, ना पद्म भूषण, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोरखास कमांडर्स भक्ता थापा वॉज किल्ड इन, जो आपके भगत सिंह थापा यानी भक्त थापा जब मरे थे वो किस नियर कहाँ पे मरे थे? तांडी। तांडी में तो आपका द्रौपदी का क्रिमेशन हुआ। रामगढ़ फोर्ट नहीं। आंसर इज मलोन फोर्ट। कहाँ पे मरे थे? जब भक्ति सिंह थापा मरे थे तो ये किसकी लड़ाई में मरे थे? जब अमर सिंह थापा और डेविड गॉडकल्नानी की जब वॉर चल रही थी, उस टाइम पे इनकी डेथ हुई थी, जिसकी वजह से मलोन फोर्ट में हुई थी।
महल मौर्य जो है ये हमीरपुर में, जहाँ पे अमर सिंह थापा और संसार चंद की लड़ाई हुई है। गुरु गोविंद सिंह विजिटेड सिरमौर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुरु गोविंद सिंह, जिसने पौंटा साहिब में आपका गुरुद्वारा भी बनाया, वो किसके टाइम पे आए थे? बुद्ध प्रकाश, मेदिनी प्रकाश, जोग प्रकाश या भीम प्रकाश? भीम प्रकाश के टाइम पे नहीं आए। भीम प्रकाश और बुद्ध प्रकाश क्या है? बुद्ध प्रकाश ने जो है काटसन देवी का टेम्पल बनाया था। भीम प्रकाश जिसके कहते हैं मुगल रूलर के साथ, औरंगजेब के साथ अच्छे रिलेशंस थे, तो इसलिए इसका नाम जो था भीम प्रकाश। आंसर इज मेदिनी प्रकाश। आंसर इज मेदिनी प्रकाश। द लास्ट टाइम महात्मा गांधी विजिटेड शिमला, देखिए कितनी बार विजिट किया है? 10 टाइम्स, राइट, 10 टाइम्स किया है, जिसमें से पहली बार आए थे 1921, शांति कुटीर में ठहरे थे, और लास्ट टाइम ये ठहरे थे मैनोर विले। मैनोर विले किसकी जगह है? दैट इज अमृत कौर की। तो मई 1946, अगस्त 1946, आपका जनवरी 1946 तक आए थे। का जो पीरियड था ना वो 1921 से 46 तक था। कैबिनेट मिशन प्लान के टाइम पे आए थे, तो ये था आपका 1946। What was the historical name of हिमाचल राजभवन? राजभवन देखिए कैनेडी हाउस कैनेडी ने बनाया, और कैनेडी ने ही जो है आपके पोटैटो फार्मिंग शुरू की। पीटर हॉफ जो कि 1863 में एल्गिन यहाँ पे फर्स्ट वाइस रहे। फिर लेटन जो थे वो 1876 में रहे। कौन सा था पहला हिस्टोरिकल नेम? क्या था? बार्नेस कोट। ठीक है, इससे पहले जब तक पीटर हॉफ में आग नहीं लगी थी तो ये भी राजभवन रह चुका है, बार्नेस कोट, बंगला हाउस नहीं। ठीक है, कैपिटल ऑफ पंजाब वॉज शिफ्टेड फ्रॉम शिमला टू चंडीगढ़ इज, देखिए शिमला जो थी ये 1864 से 1971 तक आपकी कैपिटल रही है, 47 तक कैपिटल रही है इसकी, पंजाब हेडक्वार्टर की। लेकिन 1947 के बाद जब 1952 में चंडीगढ़ सिटी को बनाया गया तो 1953 में जो है ये पंजाब को शिफ्ट कर दिया गया था। 1953 में जो थी पंजाब, शिमला जो थी वो पंजाब की कैपिटल थी। 1953 के बाद जो पंजाब को शिफ्ट कर दिया गया था। तो वैसे यहाँ पे 671 में तो आपका स्टेटहुड था, 66 में आपका पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, और 1963 में टेरिटोरियल काउंसिल बंद हुई थी। तो आंसर इज 1956 आएगा। वैसे 1952 के बाद 53 में इसको शिफ्ट कर दिया गया था, पर अप्रोक्सीमेटली पूरी तरह से कैपिटल 1956 में बनी थी। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं उससे जब आपकी क्लास देखूंगी तब उसमें आपके आंसर्स को करेक्ट कर दूंगी। द लास्ट विलेज ऑफ स्पीति वैली इज लेडवाइन नहीं, मलाना कुल्लू में है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, गेमुर गोम्पा नहीं, आंसर इज लोसर। तो स्पीति सैन डायनेस्टी से बिलोंग करती है, नौनो लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हु बिल्ट द फोर्ट ऑफ नगरकोट इन एशियन पीरियड, पुराना नगरकोट, यानी नगरकोट किसकी कैपिटल थी? कांगड़ा की कैपिटल थी। तो जो कांगड़ा किला है उस पे जो कहते हैं ना प्राचीन काल में नगरकोट को, किले को किसने बनवाया था? नगरकोट किला अशोका ने तो जयचंद को कैप्चर किया था, और विधि चंद के साथ 1572 में उसको जो है क्या कर लिया था? लड़ाई हुई थी। ठीक है, और अशोका ने तोडरमल को भेजा था लैंड नपाई के लिए। ठीक है, किला संसार चंद वॉज द इम्पोर्टेंट रूलर कटोच डायनेस्टी का, जिसके साथ अमर सिंह थापा की महल मौर्यों में लड़ाई हुई 1806 में, और 1809 में रंजीत सिंह के साथ इनकी ज्वालामुखी ट्रीटी हुई थी। ठीक है, तो सुशर्मा या घमंड चंद ने चामुंडा देवी का टेम्पल बनाया। ठीक है, आपका सुजानपुर सिटी बनाई। अहमद शाह दुरानी ने इसको जलंधर का नवाब, तो ये नहीं है, आंसर है सुशर्मा। नगरकोट किला जो था वो सुशर्मा ने बनाया था, जिसने कोरवास का साथ दिया था। हु फाउंडेड द स्टेट कहलूर इन 900 AD, कहलूर रियासत किसने फाउंड की थी? कहलूर किसका नाम? कहलूर की कैपिटल थी नैना देवी। किसने बनाया था? जिसने बनाया था वही उसका रूलर था, तो वो था बीरचंद। तो कबीर चंद नहीं, हरिहर चंद जो थे ये कहलूरिया क्लैन के मेजर रूलर थे। गोविंद चंद नहीं, आंसर इज आपका बीर चंद, जो कि कहाँ से आए थे? बुंदेलखंड से आए थे।
चंदेला डायनेस्टी का। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, कहाँ से आए थे। नेक्स्ट, हु वाज अपॉइंटेड बाय द अहमद शाह दुरानी एज द गवर्नर ऑफ पंजाब इन 1759। कौन सा ऐसा शासक था जिसको अहमद शाह दुरानी ने गवर्नर ऑफ पंजाब इन 1759। आप फटाफट आंसर्स देते चलिए क्योंकि ये आज महामैराथन है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके साथ रखे जा रहे हैं, तो इनको जितना आ सकता है शेयर करना और लाइक करना, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आए। अहमद शाह दुरानी जो थे, किसको निजाम, हमीर चंद ने क्या बनाया, हमीर चंद ने आपका हमीरपुर बनाया। घमीर चंद तो कोई नहीं था, अभय चंद ने जो है आपका सुजानपुर टिहरा बनाया। तो आंसर इज घमंड चंद। कौन थे, घमंड चंद, जिसने क्या बनाया था, आपका सुजानपुर सिटी और आपका चामुंडा टेम्पल। नदौन वॉज ग्रांटेड एज अ जागीर बाय रंजीत सिंह इन 1813। देखिए नदौन में 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा ऐसा राजा था जिसको नदौन में बंदी बनाकर रखा था। वो थे ईश्वरी सेन। कितने साल, 12 साल। किसने रखा था, संसार चंद ने रखा था। नदौन को जो है अपनी कैपिटल भी बनाया था। तो ये जो नदौन है, ठीक है, इसमें किसको जागीर दी गई थी, रंजीत सिंह ने किसको जागीर दी थी, आंसर इज जोधवीर सिंह। ना आपका कल्याणचंद की बॉडी, जिसने हिंदू कल्याणचंद नहीं है, सूदचंद नहीं है और लुदारचंद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोलपुर एंड पीर पंजाल आर फेमस रेंजेस फाउंड इन धौलाधार एंड पीर पंजाल जो है ये कहाँ की है। अल्पाइन जोन जो होता है दैट इज अबव 4500 मीटर्स। 4500 मीटर्स से ऊपर का होता है, इसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, ग्रेटर हिमाद्री, ठीक है, या ग्रेटर हिमालयास, जिसमें अल्पाइन जोन पे क्या आते हैं आपके झांसकर रेंज। क्या आती है, झांसकर रेंज, जो कि तिब्बत को अलग करती है। शिवालिक, कुल्लू वैली इज कॉल्ड एज द वैली ऑफ गॉड्स, ठीक है। शिवालिक हिल्स जो है आपकी क्या है, शिवालिक हिल्स को मानक पर्वत भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। दिस इज कॉल्ड लोअर हिमालयास और इनर हिमालयास, ठीक है। लोअर हिमालयास जो कि आपका 350 से आपका 1500 तक, ठीक है। जो अब आपके पास ऑप्शन क्या बची, दिस इज कॉल्ड मिड हिमालयास। ये क्या है आपके मिड हिमालयास, जो 1500 से 4500 के बीच में रहते हैं। और ये जो है इनको हम क्या बोलते हैं, धौलाधार और पीर पंजाल इनकी रेंज में पड़ते हैं। तो धौलाधार को व्हाइटिश ग्रेनाइट भी बोलते हैं, धैनकुंड से निकलता है और बद्रीनाथ तक एक्सटेंड करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मौलक पर्वत। इसको क्या बोलते हैं हम, मौलक पर्वत। और पीर पंजाल की पहाड़ियों की सबसे ऊंचा जो कहते हैं, पीर पंजाल में रोहतांग पास भी पड़ता है और रोहतांग पास को मृतकों का ढेर भी कहते हैं। तो पीर पंजाल बेसिकली चंबा की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मिड हिमालयास जो हैं आपके, वो कौन सा है, धौलाधार और आपका पीर पंजाल, ठीक है, मिड हिमालयास में। द रिवाल्सर लेक इज सिचुएटेड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रिवाल्सर झील कहाँ पे है, कुल्लू में है आपकी भृगतिंगु, ठीक है, मंतलाई झील, दशौहर झील, सरियालसर झील, तो ये नहीं है। बिलासपुर में है आपकी गोविंद सागर झील, एकमात्र झील जो हिमाचल में सबसे बड़ी है आर्टिफिशियल, और सबसे छोटी है पंडो। मंडी में है आपकी, मंडी में आंसर है आपका रिवाल्सर, प्राशर, कुंतब्योर, कुम्हारवा, ये सारी यहाँ पे पड़ती है। और चंबा में कौन सी है, घड़ासड़ू, महाकाली, देन उसके बाद चंद्रगुप्त ताल, ये सारी जो हैं ये आपकी रिवाल्स में है। द ऋग्वैदिक नेम ऑफ सतलुजस, देखिए आपसे ऋग्वैदिक नेम भी पूछे जा सकते हैं, क्या है, देखिए सरवरी नहीं, विपाशा इज फॉर ब्यास, सुजॉइन जो है दैट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास। तो आंसर इज सतुधरी, क्या है, सतुधरी या शताद्रु बोलते हैं। कहाँ से निकलती है, राकस ताल से निकलती है, शिपकिला से होकर किन्नौर में एंटर करती है, किन्नौर से शिमला चौड़ा से एंटर करती है, छाबा प्रोजेक्ट है शिमला के लिए। देन इसके बाद ये कहाँ से, मंडी में फिरनू से एंटर करेगी, जो आपका बिलासपुर है वहाँ से कसोल से एंटर करेगी, और नीला में। और जो सतलुज है उस पर भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट भी बना है, और बड़ी जो हिमाचल की कहते हैं ना बड़ी झील, दैट इज कॉल्ड योर गोविंद सागर झील,
ठीक है। तो इस पे जैसे करछम वांगटू बना है किन्नौर में, देन उसके बाद आप इसको छाबा प्रोजेक्ट है, देन आप इसमें ये बोल सकते हो सतलुज से रिलेटेड कोल डैम, जो ये क्वेश्चंस आते हैं कि एनटीपीसी को एग्जिबिट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिलासपुर वाज मर्ज्ड विद हिमाचल। देखिए बिलासपुर 5th डिस्ट्रिक्ट बना था पहले, जब 30 रियासतें बनी थी तो 4 डिस्ट्रिक्ट से चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर। फिर जब 5वां डिस्ट्रिक्ट बना वो था बिलासपुर। बिलासपुर बना कब था? 15 अप्रैल 1948 को 30 रियासतें बनी थी। 1956 15 अगस्त तो नहीं, 1956 में आपका यूनियन टेरिटरी बना था, अगर हम इसी ईयर को याद करें। ठीक है। 25 जुलाई को, जनवरी को आपका स्टेटहुड डे मना था। ठीक है। आंसर इज 1 जुलाई 1954 को हमारा हिमाचल में 5वीं डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी थी? बिलासपुर। नरसिंह टिब्बा इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नरसिंह टिब्बा जो है वो हिमाचल प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में है? चंबा, सोलन में है माउंट कैरोल, हमीरपुर में है आवा देवी, और आवा देवी टेम्पल भी हमीरपुर में है, कुल्लू में है डिब्बी बोकरी, दियो टिब्बा, पिन पार्वती, ये सारे जो हैं आपके कुल्लू में हैं। आंसर इज चंबा। नरसिंह टिब्बा कहाँ पे है आपका? चंबा में। यहाँ तक किस किस के क्वेश्चन सही हैं? ठीक है। नेक्स्ट है आपका शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट। शिल्ली कहाँ पे है? तो चंबा में है आपकी सेचुनाला, कुगती, टुंडा और थजियार। धर्मशाला में आप कुछ भी याद कर लीजिए, मिनी लहासा याद कर लीजिए, वॉर मेमोरियल यहाँ पे याद कर लीजिए। देन इसके बाद एल्गिन को जो दफनाया था तो उसका जो चर्च बना है जॉन चर्च यहाँ पे कर लीजिए, दलाई लामा का यहाँ पे कर लीजिए, ग्यूतो तांत्रिक यूनिवर्सिटी यहाँ कर लीजिए। देन उसके बाद ये सेकंड कैपिटल है, ये कर लीजिए। सबसे ज़्यादा रेन यहाँ पे होती है। ठीक है। HP बोस यहाँ पे है, तो ये नहीं है। ठीक है। आंसर इज सोलन। शिल्ली, मजाठल, चैल जो है यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और मनाली नहीं। मनाली में प्रीणी गुफा जो है दैट इज रिलेटेड टू अर्जुन ने तपस्या की थी इंद्र को खुश करने के लिए, इंद्रास्त्र पाने के लिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मनाली में क्या है? अटल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, और हाल ही में जो आपकी टनल बनी है वो भी कहाँ पे है? मनाली में। हु रोड द बुक तारीख रियासत सिरमौर। तारीख रियासत सिरमौर किसने लिखी है? गरीब अली खान नहीं, इनायत खान नहीं। अगर गोवर्धन सिंह में देखें ना तो मियाँ गोवर्धन सिंह ने हिस्ट्री ऑफ कल्चर लिखी है। आंसर इज रणजोत सिंह। गरीब खान ने चंबा के बारे में लिखा है। ठीक है। गरीब खान ने चंबा के बारे में लिखा है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट माउंटेनियरिंग फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश। इसमें से कौन सा जो है माउंटेनियरिंग नहीं है, यानी पर्वतारोही नहीं है? दीपू शर्मा, SD शर्मा, किशन लाल या घनश्याम ठाकुर। इसका आंसर है घनश्याम ठाकुर। द फर्स्ट वाइसराय टू स्टे इन पीटरहॉफ इन 1863। देखिए लॉर्ड मायो आए थे 1871 में। 1864 से 1971 तक जो था वो हिमाचल जो था, शिमला जो था वो ब्रिटिश कैपिटल रहा है। लॉर्ड डलहौजी नहीं। आंसर इज लॉर्ड एल्गिन। क्या आएगा? लॉर्ड एल्गिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट महिला शक्ति केंद्र हैज़ बीन सेंक्शनड बाय हिमाचल प्रदेश। महिला शक्ति केंद्र जो थे वो हिमाचल प्रदेश में, देखिए हाल ही में जो है सोलन में बना है, लेकिन 2017 और 18 में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो थे महिला शक्ति केंद्र बने हैं? ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन, शिमला, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर, या नन ऑफ दीज। तो 2017 और 18 में कौन सा बना है? ऊना, कांगड़ा एंड हमीरपुर। श्री लाल, देखिए, और अब जो रिसेंटली बना है, रिसेंट बनाया गया है, तो वो है आपका सोलन में भी बना है। श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इज लोकेटेड एट। लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? देखिए चंबा में है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, मंडी में है आपका लाल बहादुर शास्त्री, तो राइट ऑप्शन इज मंडी। हमीरपुर में है राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज, तो आपका कांगड़ा में क्या है? राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज तांडा। तो ये सारे उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है जोरकाडन माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जोरकाडन हिमाचल, देखिए चंबा से बहुत चीज़ें याद कर सकते हैं, हमने बहुत बार रिपीट किया। आज हम सिर्फ टेस्ट करेंगे ताकि हम जल्द से जल्द टाइम को कवर कर सकें। जोरकाडन माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए जोरकाडन
हिमाचल प्रदेश जो एक पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पे है? किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति या चंबा? कुल्लू में मैंने आपको बताया डिब्बी बोकरी, आपका दियो टिब्बा, ये है पिन पार्वती है। तो अगर कुल्लू में तो नहीं है, कुल्लू को बनाने वाला कौन था? बिहिंगमिंग पाल। इसने कैपिटल क्या रखी थी? जगतसो। राजा जगत सिंह ने अपनी कैपिटल क्या रखी थी? सुल्तानपुर। लास्ट पाल डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था आपका? कैलाश पाल। उर्दन पाल जो था जिसने संध्या देवी टेम्पल बनाया, ज्ञानेश्वर पाल था, हितेश्वर पाल थे, ये सारे रूलर्स जो थे ये कुल्लू के थे। विशुद्ध पाल ने जगत सुख से नग्गर किया। तो ये सारे रूलर्स कहाँ के हैं? कुल्लू के हैं, ठीक है। जगत सिंह वॉज द इम्पॉर्टेंट रूलर जिसने रघुनाथ की मूर्ति लगाई, रखवाई थी या स्थापित की थी। रामचंद्र पाल जो थे ये कुल्लू के ये भी मंदिर उन्होंने बनाया था, ठीक है। मंतला जैसे कपिल मुनि का टेम्पल जो है वो मानसिंह ऑफ राजा ऑफ मानसिंह जो कुल्लू के थे उन्होंने बनाया है। देन बजौरा में टेम्पल है विश्वेश्वर टेम्पल। फिर उसके बाद आप इसको और याद कर सकते हो कुल्लू से रिलेटेड, निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी जो कि आपकी कहाँ पे है? नग्गर में है, नग्गर कैसल के नाम से जानी जाती है। देविका रानी किससे रिलेटेड है? निकोलस रोरिक से रिलेटेड है। तो ये सारे क्वेश्चंस कुल्लू से बनते हैं। वैली ऑफ गॉड्स भी कुल्लू को कहा जाता है। लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति में जो है देखो गिफांग डाइटी इज़ द मेन डाइटी। और सबसे पहला चीज़ ओल्डेस्ट मठ ताबो, सबसे लार्जेस्ट मोनेस्ट्री की। देन उसके बाद आपको लाहौल स्पीति का याद करना है तो 3 वैलीज हैं। चंद्रा वैली इज़ कॉल्ड एज द रंगोली वैली। कॉक्सर इज़ द फर्स्ट गांव। देन उसके बाद भागा वैली इज़ कॉल्ड एज द गारा वैली। चंद्रभागा वैली ऑफ पट्टन दैट इज़ कॉल्ड ऑर्चर्ड्स वैली। ये सारे लाहौल से हैं। देन उसके बाद स्पीति वैली है और स्पीति की जो नदी है वो सुमडो में परछू के साथ मिलती है। तो फिर उसके बाद लाहौल स्पीति को स्वांगला गारजा भी कहा जाता है। लाहौल स्पीति में कश्मीर के रूलर ने भी अटैक किया था जैसे जैन उल अब्दीन। देन उसके बाद बहादुर शाह ने जो है इसको कैप्चर किया था और लाहौल को किसके साथ मर्ज कर दिया था? चंबा लाहौल और जो आपका ब्रिटिश लाहौर था वो 1875 में अलग हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चंस यहीं पे बनते हैं। किसने जो है मोनेस्ट्रीज जलाई थी? दैट इज़ जोरावर सिंह। 1840 में ब्रिटिश के हाथ में था। 1836 से 39 तक 40 तक वो सिखों के अधीन था, ठीक है। और राय चंद की उपाधि जो थी वो अमरचंद को दी थी। ये सारे क्वेश्चंस है, मैंने सिर्फ क्वेश्चंस के बताए, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन सुने होंगे तब भी आपको याद रहेगा, ठीक है। तो आंसर चंबा, तो चंबा साहिल वर्मन ने बनाया। मिंजर फेयर, आपका छड़ी यात्रा, ये सारा चंबा से है। चकली प्रथा इन्होंने शुरू की। देन उसके बाद आप चंबा से याद कर लीजिए। तो अभी इसको स्टैंडर्ड वाइज बहुत हाई कर दिया गया है, इसको टॉप पोजीशन पे रखा गया है। चंबा चप्पल को जो है अभी जीआई टैग मिला है। चंबा रुमाल को जीआई टैग मिला है। झांकी हंतर जो है यहाँ के फेमस डांसेस हैं। घुर्राई यहाँ का फेमस डांस है। तो आंसर इज नरसिंह टिब्बा जो है वो कहाँ पे है? चंबा में है। पीर पंचाल की पहाड़ियाँ चंबा में पड़ती हैं। मणिमेश मेला जो है चंबा में लगता है। आंसर इज किन्नौर। किन्नौर जो है यहाँ पे 726 जो आपकी क्या है? शिला इज़ द हाईएस्ट पीक। ये क्या है? आपकी हाईएस्ट पीक जो कि शिला है और ये कहाँ पे है? किन्नौर में। लुनानी कोल्ड वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? कोल्ड वाटर स्प्रिंग जो है लुनानी वो कहाँ पे है? मंडी में तो आपका तत्ता पानी हॉट वाटर स्प्रिंग है। सबसे बड़ा हॉट वाटर स्प्रिंग हिमाचल का कौन सा है? मणिकरण, जिसमें जो किस पे बना है? पार्वती नदी। और पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? मनतलाई से। और पार्वती ब्यास के साथ कहाँ पे मिलती है? शमशी में। तो ये नहीं है आपका मंडी, ठीक है। ऊना में सोरो ऑफ रिवर किसे कहा जाता है? स्वैन को कहा जाता है। सोलन, गांबर खर्ड, अली खर्ड यहाँ पे है। आंसर इज आपका कांगड़ा। लुनानी सलोल जो हैं दीज आर द कोल्ड वाटर स्प्रिंग्स, तो वो कहाँ पे हैं? आपके कांगड़ा में। चलिए ये आपके कुछ नए क्वेश्चंस हैं, रीसेंट क्वेश्चंस है, हो सकता है इसमें से भी पूछा जाए। वेयर विल एशियाज फर्स्ट माउंटेन इंस्टीट्यूट सेटअप इन इंडिया? एशिया में पहला माउंटेन इंस्टीट्यूट कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया है आपका रोहतांग। देखिए फर्स्ट माउंटेन इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? बाला वैलीज इन
मंडी। रोहतांग में जो है इसको मृतकों का ढेर भी कहा जाता है। और रोहतांग पास जो है कहा जाता है जोरावर सिंह जो जब क्रॉस कर रहे थे तो यहाँ पे उनकी जो है कहाँ कहते हैं कि यहाँ से वो क्रॉस नहीं कर पाए, ये इसी तूफान में जो है रोहतांग के तूफान में दब गए थे। तो रोहतांग पास को मृतकों का ढेर भी कहते हैं। और ये किस रेंज पे है? पीर पंजाल। रोहतांग टनल बनी है जो कि अटल टनल है, जो मनाली और लाहौल को जोड़ती है। यहाँ पे अटल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट भी है। तो ये नहीं है आंसर है। जो पहला माउंटेन इंस्टीट्यूट बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? चूड़धार में। ये कहाँ पे बन रहा है? और चूड़धार किसके बीच में? सिरमौर। तो इसका मतलब ये सिरमौर और शिमला दोनों में पड़ रहा है। तो चूड़ चांदनी की पहाड़ियाँ जो होती है ना, चूड़ चांदनी जो शिमला और सिरमौर को अलग करता है, उस साइड पे पड़ेगी। हाउ मैनी स्वच्छता कैफेज सेटअप टिल 2023? 2023 तक स्वच्छता कैफे कितने बनाए गए हैं अभी तक? 50, 100, 150 या 200? देखिए, तो ये स्वच्छता कैफे जितने भी बने हैं वो क्या हैं आपके? 100। कितने हैं आपके? 100। ना 50, ना 150, ना 200। इंडियाज फर्स्ट स्काई पार्क एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल फॉर द टूरिस्ट। हिमाचल प्रदेश में जिसको बोलते हैं ना पर्यटकों के लिए एक स्काई पार्क बनाया जा रहा है, स्कीइंग पार्क जिसको बोलते हैं। तो स्कीइंग पार्क कहाँ पे बन रहा है? अन्नाडेल। अन्नाडेल इज़ द प्लेग्राउंड है जहाँ पे पहली बार डुरंड पार्क हुआ था, फिर डुरंड खेल हुआ था, ठीक है, मॉर्टिमर ने। फिर उसके बाद जो है ये कलकत्ता शिफ्ट कर दिया गया। मनाली, यहाँ पे तो अटल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट बन रहा है। नालदेहरा में 9 गोल्फ कोर्स है जो कि लॉर्ड कर्जन ने बनाया। आंसर इज कुफरी। कुफरी में पहला स्की पार्क बन रहा है। और कुफरी इज़ फेमस फॉर CPRI जूलॉजिकल लैब यहाँ पे है। और आपका मस्क डियर यहाँ पे है, ठीक है। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 हैज़ बीन गिवन टू विच ऑर्गेनाइजेशन? 2020 में डिजिटल इंडिया अवार्ड किसे दिया गया है? हिमाचल प्रदेश को। हिमफेड, माई गवर्नमेंट ऐप, निक हिमाचल, LIC हिमाचल। तो जिसको दिया गया है वो कौन सी है आपकी? निक हिमाचल। ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हमें अपनी तरफ से तैयारी रखनी है। Where is Greenfield Airport being constructed in हिमाचल? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे बन रहा है? नेरचौक में आपका लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज है। सुंदरनगर में आपका क्या है? फार्मर रीजनिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और ITI फॉर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स नगवाए में है आपका जो है मंडी में अंगोरा रैबिट्स। और कंदवाड़ी जो कांगड़ा में है वहाँ पे भी आपका क्या है? अंगोरा रैबिट्स। तो आंसर इज नागचला। नागचला जो मंडी का है वहाँ पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। और शिवधाम की भी तैयारी यहाँ पे की जा रही है। Who was sent by जहांगीर in 1618 AD to capture कांगड़ा फोर्ट? कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए किसने भेजा था? सूरजमल, मान सिंह, जगत सिंह या शाहजहां? तो ये किसने भेजा था आपके? देखिए, जहांगीर ने किसको भेजा था कांगड़ा कैप्चर करने के लिए? आपका जगत सिंह। जगत सिंह के टाइम पे ये आए थे और जगत सिंह ने हेल्प की थी सूरजमल को पकड़ने के लिए। तो आंसर इज सूरजमल। आंसर इज सूरजमल। मान सिंह जो थे ये कुल्लू के राजा थे। शाहजहां नहीं, आंसर इज जगत। जगत सिंह जो थे उसके टाइम पे जहांगीर आए थे और उस टाइम पे 1622 में कांगड़ा किला इनके अधीन आ गया था। देखिए, कांगड़ा किला का उस टाइम का जो पहला किलेदार था वो था नवाब अली खान। पहला किलेदार कौन था? नवाब अली खान। और जो लास्ट था वो कौन था? सैफ कुली खान। नवाब कुली खान, ठीक है, ये था नवाब कुली खान। और सैफ अली खान वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कांगड़ा फोर्ट। वेयर इज फ्लोटिंग पार्क सेटअप इन हिमाचल प्रदेश? पहला फ्लोटिंग पार्क कहाँ पे बन रहा है? खजियार। खजियार लेक है यहाँ पे। और खजियार को मिनी स्विस भी कहते हैं, पी ब्लेजर ने कहा था। प्रीणी, ये आपकी मनाली में है जहाँ पे अर्जुन गुफा की पूजा की गई, मतलब अर्जुन ने तपस्या की थी। करसोग नहीं, ठीक है। आंसर इज तत्तापानी। तत्तापानी जो कि एक हॉट वाटर स्प्रिंग है, यहीं पे एक फ्लोटिंग पार्क बनाने की बात की गई है। फर्स्ट लाइफलाइन एम्बुलेंस वाज लॉन्च्ड बाय किसके द्वारा पहली लाइफलाइन एम्बुलेंस खोली गई है? शांता कुमार नहीं, रामलाल मार्कंडे नहीं, मिस्टर अनुराग ठाकुर नहीं। आंसर इज मिस्टर जयराम ठाकुर जो कि हमारे CM है।
और अनुराग ठाकुर कौन है? अनुराग ठाकुर हमारे जो हैं वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज कॉल्ड हिप्पा वॉज एस्टैब्लिश्ड एट 1974 में। हिप्पा बना था, किसने डिज़ाइन किया था? वी डिक्सन ने, ठीक है। बी आर शर्मा वॉज द फर्स्ट चेयरमैन। अभी है मिस्टर भाटिया, तो कहाँ पे है? शिमला। वैसे तो ये शिमला में ही है, पर ऑप्शन में आप आंसर देखिए क्या है, तो शिमला में तो है ही है, वो तो मेन डिस्ट्रिक्ट है। मशोबरा जहाँ पे सिपी फेयर लगता है, फार्मर ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पे, पंचायत के लिए भी यहीं पे डीलिंग की जाती है। नालदेना 9 गोल्फ कोर्स, आंसर इज फेयर लॉन। ये है कहाँ पे? फेयर लॉन। फेयर लॉन कहाँ पे है? शिमला में। तो आंसर शिमला भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि अगर जगह का नाम दिया है तो पहला ऑप्शन फेयर लॉन, देन इट गोज टू शिमला। चलिए, ये थे मेरे आज के क्वेश्चंस, ये थे मेरे हिमाचल के क्वेश्चंस। तो अब हैं आपके जो हैं, ये हैं आपके जिसको बोल सकते हैं आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द ओल्डेस्ट फोन हैकिंग टेक्निक यूज्ड बाय द हैकर्स टू मेक फ्री कॉल्स? ऐसी कौन सा साइबर थ्रेट है जो आपकी पहले टाइम पे, पुराने टाइम पे फ़ोन हैकिंग की जाती थी, जिससे फ्रीकिंग, फिशिंग, क्रैकिंग या स्निफर स्क्रिप्ट? तो स्निफर स्क्रिप्ट नहीं है, इसमें से क्या होता है? स्निफर स्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी नेटवर्क को चुराना, ऐसा फ्रॉड जिसमें हम नेटवर्क को चुरा लें या नेटवर्क सर्विसेज को माल फंक्शनिंग करें, दैट इज कॉल्ड स्निफर स्क्रिप्ट। क्रैकिंग नहीं है। फिशिंग क्या होती है? ये एक फ्रॉड है। फ्रॉड इन द सेंस ये भी साइबर थ्रेट है, जिसमें आप फिशिंग क्या करते हैं, दूर से बैठ के जो है आप पूरे कंप्यूटर के डेटा को देख रहे हैं। जैसे एंगलिंग, फिशिंग क्या होता है? फिश करना, कि जैसे जैसे आप देखते जा रहे हो, कोई पकड़ी चीज़, अच्छी चीज़ लगे तो आप उसको स्नैच कर लेते हो, वैसे फिशिंग होती है। आंसर इज फ्रीकिंग। आंसर क्या आएगा आपका? फ्रीकिंग। इन CIA ट्राइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व? इसमें CIA ट्राइड जो है, एक ये साइबर सिक्योरिटी मॉडल है। ये क्या है आपका? साइबर सिक्योरिटी मॉडल, जो आपका क्या कहता है, साइबर सिक्योरिटी मॉडल है जिसमें एक साइकिल बनी है कि अगर हमें अपना साइबर, जो भी हमारा साइबर थ्रेट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक मॉडल बना है जिसको हम ट्रायड बोलते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी इंटीग्रिटी कितनी है, कितना हम डेटा को कॉन्फिडेंस में रख सकते हैं, कितना हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, और कितनी जल्दी वो हमें अवेलेबल होगा, कौन सा डेटा हमें अवेलेबल होगा इजीली, दैट डिपेंड्स अपॉन द CIA ट्रेड। तो इसमें क्या आएगा? अवेलेबिलिटी भी होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी होता है, और इंटीग्रिटी। दीज आर द बेसिक ट्रेड्स ऑफ आपके कंप्यूटर, ठीक है। तो आंसर इज ऑथेंटिसिटी। क्या आएगा आपका? ऑथेंटिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट मलिशियस प्रोग्राम दैट नेवर रिक्वायर्ड एनी होस्ट प्रोग्राम? इसमें से कौन सा इंडिपेंडेंट मलिशियस प्रोग्राम है जिसको कोई होस्ट नहीं चाहिए, खुद ही आ जाता है? ट्रोजन हॉर्स, वर्म, ट्रैप डोर या वायरस? वायरस एक मैलिशियस प्रोग्राम है। पहला वायरस एल्क्लोना, वैसे क्रीपर नाम जो था वो एल्क्लोना था। जो आपका कहते हैं ना क्रीपर वायरस, ये क्रीपर वायरस पूरे सिस्टम को इफेक्ट करता है। और इंडिया का कौन सा वायरस था? ब्रेन वायरस, ठीक है। तो ये नहीं। ट्रैप डोर क्या होता है? दैट इज द सीक्रेट एंट्री। ये क्या होती है? सीक्रेट एंट्री, मतलब ऐसा कोई पॉइंट, जो भी साइबर थ्रेट होगा या जो भी जिनको माल फंक्शनिंग करनी है सिस्टम में, वो एक सीक्रेट डोर से, कोई उनका सीक्रेट डोर होगा जहाँ से वो फटाफट हमारे सिस्टम में एंटर हो जाए। तो उनके लिए कोई ऐसा पॉइंट है, यानी वीकनेस देखना, ठीक है। वर्म, ट्रोजन हॉर्स जो होता है, ये एक बार सिस्टम में आ जाए तो ये जैसे स्पाई का काम करता है, दैट एक्ट एज ए स्पाईवेयर। इसको हम स्पाईवेयर भी बोलते हैं। तो आंसर इज वर्म। वर्म जो है एक बार आ जाए तो ये फटाफट मल्टीपल एकदम से मल्टीप्लाई होगा और हमारी पूरी फाइल्स को करप्ट करेगा। इसको होस्ट नहीं चाहिए, ठीक है। इन वाईफाई सिक्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज मोर यूज? वाईफाई सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा जिसको बोल सकते हैं ना प्रोटोकॉल, कौन सा यूज होता है? तो वो है आपका WPA2, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। वैसे तो WPA1 भी है, पर जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है दैट इज WPA2। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज हैज हाईएस्ट रिलायबिलिटी। सबसे ज़्यादा आज आपके आगे क्वेश्चंस को रखा जा रहा है, देखते हैं आप कितनी जल्दी इसके आंसर्स देते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज हैज़ हाईएस्ट रिलायबिलिटी, सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा, जिसको बोल सकते हैं विश्वसनीयता होती है। तो पहला देखते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? स्टार ऐसा होता है जिसमें आपको एक सेंट्रल डिवाइस दैट इज कनेक्टेड विद डिफरेंट डिवाइसेस, मींस जो कंसंट्रेटर है, अगर सेंट्रल डिवाइस खराब हो गया तो सारे सिस्टम्स खराब हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि ये तो रिलायबल है नहीं, एक सेंटर खराब हुआ तो सारी चीज़ों को अफेक्ट करेगा। तो स्टार टोपोलॉजी जो है ये किस पे डिपेंड करती है? हब। हब क्या होता है? जो सारे सिस्टम्स को जोड़ता है, इंटरकनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये नहीं है। टोपोलॉजी क्या होती है? दैट इज द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी जो होती है ये एक मेन केबल है जिसमें ड्रॉप डाउन केबल्स होती हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है? बस मेन केबल पे। अगर मेन केबल खराब होगी तो सारे ड्रॉप डाउन्स जो हैं वो खराब हो जाएंगे। तो ये नहीं है, दैट इज डिपेंड्स अपॉन द मेन केबल। रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी क्या है कि एक डिवाइस दैट इज कनेक्टेड ऑन बोथ द साइड्स, तो वो चलेगा एक ही डायरेक्शन में, पहले एक डिवाइस को इफेक्ट करेगा। रिंग्स जो है वो धीरे धीरे एक एक टोकन्स में आते हैं। तो रिंग टोपोलॉजी के लिए यूनिट क्या चाहिए हमें? टोकन्स। ठीक है, तो ये भी नहीं है। आंसर इज मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी जो है ये सबसे हाई है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है डेडिकेटिंग पॉइंट्स जो हैं दे आर लिंक पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, जो डेडिकेटेड है मतलब एक सिस्टम के साथ दूसरा सिस्टम, दूसरे सिस्टम के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, एक सिस्टमैटिक वे से हैं। तो मेश टोपोलॉजी जो होती है ये सबसे ज़्यादा रिलायबल है। Which among the following term is used for unauthorized copying of software to be used for a personal gain instead of personal backups? कि ऐसा कौन सा अनऑथराइज्ड वे है जिससे हम अपने सॉफ्टवेयर की कॉपी करते हैं, उसको बैकअप रखने की बजाय हम उसकी कॉपीज़ कर रहे हैं, डुप्लीकेट कॉपीज़ रख रहे हैं। तो प्रोग्राम थीफरी, इसको मतलब जैसे रॉबर करना, हम उसको चुरा नहीं रहे हैं, हम उसकी कॉपी कर रहे हैं। डेटा को स्नैच कर रहे हैं, नहीं, इट्स कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर पायरेसी। हम उसको क्या कर रहे हैं? पायरेटेड कर रहे हैं। पायरेटेड क्या होता है? कॉपी करना, प्रोग्राम लूटिंग नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रेटर। कॉन्सेंट्रेटर किस डिवाइस को कहा जाता है? स्विच। स्विच जो है ये फिजिकल लेयर्स में आपकी सेकेंड लेयर में यूज होती है। सेकेंड लेयर कौन सी है? डेटा लेयर, जो कनेक्शंस को जोड़ती है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। रूटर, रूटर नेटवर्क्स में होता है, जो क्या करता है? आपका जिसको बोल सकते हैं ना, आपकी रूटिंग करता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। रिपीटर जो है ये फर्स्ट लेयर में होता है, और फर्स्ट लेयर कौन सी होती है? फिजिकल लेयर, जो कि बिट्स पे डिपेंड करती है। तो ये नहीं है, आंसर इज हब। जो सेंट्रल कॉन्सेंट्रेटर मतलब कि एक डिवाइस पे ही टोटल सारे डिपेंडेंट है, दैट इज कॉल्ड हब। और हब जो है ये बेसिकली देखिए, हब भी जो है हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, ये किस टोपोलॉजी पे होता है? स्टार टोपोलॉजी पे। ठीक है, अब आता है व्हाट टाइप ऑफ वेब टेक्नोलॉजी क्रिएट्स एन ऑनलाइन कम्युनिटी वेयर पीपल कैन मेक स्टेटमेंट्स एंड अदर कैन रीड एंड रिस्पॉन्ड टू दो स्टेटमेंट्स। किस प्रकार की वेब तकनीक एक ऑनलाइन समुदाय बनाती है जहां लोग बयान देते हैं और अन्य लोग उन बयानों पर आपके क्या करते हैं? कमेंट्स करते हैं। सॉरी, आई जर्नल्स क्या होते हैं? आई जर्नल्स होते हैं आपके इंटरनेट, जैसे आप कोई आर्टिकल लिखते हो, उन आर्टिकल्स को जो इलेक्ट्रॉनिकली यानी आप सॉफ्ट कॉपी के थ्रू ही पढ़ रहे हो, उसको हम बोलते हैं आई जर्नल्स। तो ये नहीं है। पॉडकास्ट क्या होता है? पॉडकास्ट जो होती है ये ऑडियो वीडियो फाइल्स होती हैं जो आप सुनते हो, ये नहीं है। ASP नहीं है, आंसर इज ब्लॉग। ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे पीपल उनके ब्लॉग्स को, आपने देखा होगा छोटे छोटे ब्लॉग्स चलते हैं, आप ब्लॉग्स देखते हो। ब्लॉगर जो होते हैं वो ब्लॉग्स देखते हैं, या ब्लॉगर्स जब ब्लॉग बनाते हैं तो आप लोग वो क्यों बनाते हैं? आपको देखने के लिए। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप उसकी उस चीज़ की इंफॉर्मेशन को भी गैदर करते हो और उनको कमेंट भी करते हो। तो आंसर इज ब्लॉग। EDBIC कोड कैन सपोर्ट हाउ मेनी कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द कैरेक्टर्स। मतलब ADBIC कोड क्या है? दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली डेटाबेस, या इसको बोल सकते हैं डेसिबल बाइनरी इंटर
चेंज कोड। तो ये जो है ये कितने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज 256। पहले तो यहाँ तक बताइए आपको क्वेश्चन कैसा लगा, यहाँ तक सेशन कैसा लगा, मज़ा आ रहा है या बोर हो रहे हो, जल्दी बताइए। यहाँ तक सेशन कैसा लगा, फिर हम आगे चलते हैं। अगर तो सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और ये मैराथन की क्लास देखिए, पहले मैंने हिमाचल जी के, आज आपके साथ जितना टाइम मैं निकाल सकती हूँ, जितने कहते हैं ना, कोशिश पूरी की है कि 2.5 घंटे में कवर करूँ। तो 2.5 घंटे में अगर आप में दम है तो आप बैठ सकते हो, पर प्लीज़ इस 2.5 घंटे में ये मत करना कि लास्ट में कोई भी बच्चा देखे ना, तो एक कल के लिए फिर एक डिप्रेशन ही जाएगा। पर अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, कोशिश है कि 3 घंटे आपके कवर ना करवाऊँ, जल्दी कवर करवा दूँ, पर मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि मैंने बनाई क्लास 3 आवर्स की है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फोल्डर व्यू, इसमें से कौन सा फोल्डर व्यू नहीं है? टाइल्स, कास्केड्स, आपका थंबनेल्स या डिटेल्स। देखिए कोई भी फोल्डर व्यू में आपकी जितने भी फोल्डर्स हैं उनका जो टॉप पे आती हैं दैट इज कॉल्ड कैस्केड्स। उनके थंबनेल्स आपने देखा होगा, थंबनेल्स लग जाते हैं आप, जिससे आप इजीली, और हर एक फोल्डर की अपनी डिटेल्स होती हैं। तो ये सारे ये सारे जो हैं आपके क्या हैं? कैस्केड्स, थंबनेल्स और डिटेल्स, ये सारे फोल्डर व्यूज हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं होंगे, इसमें से कौन सा है? टाइल्स जो है ये आपका फोल्डर व्यू नहीं है। विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर मेकिंग रिज्यूम्स। देखिए क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट भी किया गया है और क्वेश्चंस कुछ नए भी हैं, तो पूरा सेशन देखना। विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर मेकिंग रिज्यूम्स, रिज्यूम्स बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? MS वर्ड, पेज मेकर, बोथ AFB या जावा। जावा जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जेम्स गॉसलिंग ने दी थी। इसके लिए हमें बाइट कोड चाहिए, जावा बाइट कोड, जो कि JVM पे डिपेंड करता है। तो ये नहीं है, आंसर इज MS वर्ड और पेज मेकर। रिज्यूम बनाने के लिए हमें पेज मेकर भी चाहिए होता है और आपका बोथ A एंड B। एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ वर्ड प्रोसेसर वुड बी यूज टू बेस्ट, मतलब जो आपका वर्ड प्रोसेसर है वो आपका बेस्ट यूज किया जाता है किस टेस्ट को करने के लिए? पेंट पिक्चर, ड्रॉ अ डायग्राम, टाइप अ स्टोरी या नन ऑफ दीज। मैंने कल भी बोला था कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जो है आपका वर्ड प्रोसेसर किसके लिए यूज़ किया जाता है। देखिए वर्ड प्रोसेसर मीन्स MS वर्ड, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है? डॉक्स पे डिपेंड करता है, राइट। अगर देखा जाए डिफ़ॉल्ट पॉइंट साइज कितने हैं? 11 पॉइंट्स, राइट। मैक्सिमम जूम कितना होता है? 500% और एक्सेल का होता है 400%, ठीक है। तो अब आपने बताना, अ वर्ड प्रोसेसर वुड बी यूज बेस्ट टू पेंट अ पिक्चर, नहीं। ड्रॉ अ लाइन, नहीं। हम वर्ड प्रोसेसर में क्या लिखते हैं? डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स किसके लिए लिखे जाते हैं? टाइप अ स्टोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल प्रोग्राम इन MS ऑफिस। MS ऑफिस के अंदर कौन सी चीज़ नहीं आती है? दैट इज ऑफिस आर्ट, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट या पेंट आर्ट। तो ऑफिस आर्ट नहीं, क्लिप आर्ट नहीं, वर्ड आर्ट नहीं, आंसर इज पेंट आर्ट। आंसर क्या है आपकी? पेंट आर्ट। नेक्स्ट, द डिफॉल्ट पेज साइज फॉर अ वर्ड डॉक्यूमेंट इज। पेज साइज मतलब जो आपका कहते हैं ना MS वर्ड में जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका जो पेज साइज है वो कितना होना चाहिए? तो वो कितना है? लेटर, लीगल, A4 या ऑल ऑफ दिस। तो हमने देखा है कि जो भी हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं दैट शुड बी A4 साइज। वो क्या होता है आपका? A4 साइज। और लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट व्यूज दोनों होते हैं। इन MS वर्ड द मेलिंग और प्रिंट करने के लिए हम कौन सी की डालते हैं? Ctrl+P, ठीक है। इन MS वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज। अगर हमने MS वर्ड पे एक मेलिंग लिस्ट तैयार की है तो उसके लिए हम उस मेलिंग लिस्ट को क्या कहा जाएगा? डेटा शीट, सोर्स, डेटा सोर्स या शीट। तो ये क्या कहलाई जाएगी? ये तो ना ही आपका डेटा शीट है, ठीक है, ना ही आपका सोर्स है, ना ही आपका ये क्या आएगा? आपका डेटा सोर्स। शीट्स किस में यूज़ करते हैं हम? एक्सेल में। किस में यूज़ करते हैं हम?
एक्सेल में। इन MS वर्ड मेल मर्ज कमांड इज अवेलेबल अंडर, जो MS वर्ड होता है उसमें मेल मर्ज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अब जो MS ऑफिस आया है उसमें आपकी मेल कमांड्स जो हैं वो कहाँ पे दिखती हैं, रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में जो आपका मेलिंग लिस्ट आता है उस पे दिखती है, मेलिंग पे, ठीक है। तो अब मेल मर्ज कमांड एज पर पुराने MS वर्ड कहाँ पे है, एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में जाकर आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। व्यू से हम फाइल्स या चीज़ों को देख सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू नहीं, जहाँ से हम चीज़ों में डाल सकते हैं, टेबल्स डाल सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं, वो सब। आंसर इज टूल्स मेन्यू। कहाँ पे आएगा आपका, टूल्स मेन्यू। इन MS वर्ड्स फ्रेम कैन इंक्लूड, MS वर्ड्स में फ्रेम क्या चाहिए, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, टेबल्स या ऑल ऑफ दीज। तो MS वर्ड में फ्रेम्स जो हैं वो ग्राफिक्स भी लेकर, एक फ्रेम बनाना है ना, तो फ्रेम बनाने के लिए क्या चाहिए, देखिए कोई भी फ्रेम बनाना उसमें छोटे छोटे ग्राफिक्स भी चाहिए, यस। अंदर जो भी आप फ्रेम बना रहे हो उसका टेक्स्ट भी चाहिए, उसके अंदर हमें टेबल भी बना सकते हैं। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। तो क्या आएगा आपका, ऑल ऑफ दीज। ग्राफिक्स, ग्राफिक्स आपको पता है जो विंडोज़ हैं, जो विंडोज़ हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, जिसमें हम आइकन्स को शो करते हैं। तो ये जो ग्राफिक्स हैं इन MS वर्ड वो कहाँ पे इंसर्ट किए जाते हैं, बॉक्स, पेज, फ्रेम या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर इज क्या आएगा, बॉक्स भी आता है, पेज भी आता है, फ्रेम भी आता है। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, A commonly used graphic format for the web is, वेब के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला ग्राफिक रूप कौन सा है, जो आपका कॉमनली यूज ग्राफिक फॉर्मेट। अगर हमने वेब पेजेस पे ग्राफिक फॉर्मेट्स, देखिए जो भी ग्राफिक फॉर्मेट्स होते हैं वो पिक्चर्स की फॉर्म में भी होते हैं। देखिए 3 तरह के हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, JPG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट, फोटो एक्सपर्ट ग्राफिक, PNG, ठीक है, और GIF, ठीक है। तो इसमें जो वेब के लिए देखिए LMP तो नहीं होता, राइट, टेक्स्ट भी नहीं होता, ये लाइन फेज होता है, ये होता है बिट मैप फेज जो कि फाइल्स के लिए होता है। तो आंसर इज आपका जेफ यानी गेफ, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अ डैश इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर रिलेशन रेदर देन ऑफ इंडिविजुअल टप्पल्स इन विच ईच टप्पल इज यूनिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टप्पल, that is rows. Number of rows is called, tuples is called as cardinality, और cardinality जो होती है rows, total number of rows forms records। मैं कोशिश करूँगी कि इसको 2 घंटे के अंदर अंदर कवर करूँ, ताकि क्या पता, लाइट का कुछ पता नहीं है, तो जितनी जल्दी हो सके कवर करने की कोशिश करूँगी, ताकि आप 3 घंटे की क्लास को 2 घंटे में ले सको, क्योंकि लाइट का बहुत बड़ा वो चल रहा है और मैं चाहती हूँ कि आपको टाइम से क्लास मिल जाए। और आप डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस पे, और अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे तो बाकी आने वाले टाइम पे जब लाइव सेशंस होंगे तब आप आराम से उस क्लास को खींच सकते हैं। अभी कोशिश पूरी है कि आपकी जल्द से जल्द मैं ख़त्म करूँ, चाहे ये 3 घंटे की क्लास को मैं 1.5 घंटे में भी कवर कर सकती हूँ अगर सीधे आंसर्स देने, क्योंकि सीधी सी चीज़ है, पढ़ा मैं रही हूँ पर ऐसा भी लग रहा है, डर लग रहा है कि पावर सप्लाई ना कट हो जाए। तो कोशिश मेरी पूरी है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कवर करें, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैम स्पीड है, तो मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि सुबह से लाइट ने बहुत परेशान किया हुआ है। डैश इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर रिलेशन रेदर देन इंडिविजुअल टपल्स। और अगर आपकी क्लास 1 मिनट, आपकी क्लास अगर थोड़ी सी लेट लगती है तो वो सिर्फ पावर सप्लाई की, पर क्लास जरूर लगेगी, मैं ये जरूर कह रही हूँ। बस दुआ कीजिए कि क्लास प्रॉपरली चले। अ डैश इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर रिलेशन रेदर देन द इंडिविजुअल टपल्स इन विच ईच टपल इज़ यूनिक। मतलब इसमें से कौन सा टप्पल जो है यूनिक। टप्पल्स मैंने बताया है रोज़। देखिए रोज़ क्या होती हैं, रिकॉर्ड्स, किस में काम आते हैं, डेटाबेस, और कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स क्या बनाती है, फाइल, ठीक है। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि ऑब्जेक्ट्स की होती हैं। एंटिटीज़, ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, एंटिटीज़। एट्रीब्यूट्स क्या बनाते हैं, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स बनाते हैं कॉलम्स, कॉलम्स बनाते हैं टेबल्स, टेबल्स बनाती हैं फील्ड्स, और फील्ड्स बनाता है आपका रिकॉर्ड। तो इसमें जो यूनिक
हर चीज़, हर रो की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। तो यूनिक आइडेंटिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? की। और की जो होती है दैट इज़ प्राइमरी की। और फॉरेन की क्या होती है? जब भी दो टेबल्स की बात की जाएगी, टू टेबल्स की, तो कौन सी की हम यूज़ करते हैं? आपकी फॉरेन की। देखिए, ठीक है। Bits are packaged into frames at which layer of OSI model? पहली चीज आपसे ये भी पूछ सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, हाउ मेनी लेयर्स? दैट इज 7 लेयर्स। टॉप मोस्ट कौन सी होती है? एप्लीकेशन। छोटी कौन सी होती है? फिजिकल। ऊपर से फर्स्ट कौन सी आएगी? एप्लीकेशन। और फिर ऊपर से अगर हम चलें तो टॉप में आएगी एप्लीकेशन और बॉटम में आएगी फिजिकल। ठीक है। डेटा लिंक, ट्रांसपोर्ट, फिजिकल या प्रेजेंटेशन। बिट्स आर पैकेज्ड इनटू फ्रेम्स। फ्रेम्स में आ रहा है। बिट्स किस में बनते हैं? फिजिकल में। तो ये तो रिपीटर्स में होते हैं, फिजिकल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। इसने पूछा है बिट्स को अरेंज करना फ्रेम्स में, तो आंसर इज डेटा लिंक। डेटा लिंक कौन सी है? सेकेंड लेयर, जो क्या करती है? चेक एरर्स को। और एरर्स जब चेक हो जाते हैं तो वो कहाँ पे जाता है? थर्ड लेयर। थर्ड लेयर कौन सी होती है? नेटवर्क, जहाँ पे रूटिंग होती है। ठीक है। जब रूटिंग होगी तो दैट इज द फोर्थ लेयर, जो एंड टू एंड चलती है, होस्ट टू होस्ट, और दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स। पैकेट्स चेंजेस इनटू सेगमेंट्स, दिस इज कॉल्ड फोर्थ लेयर। और फिर प्रेजेंटेशन, जो कि आपकी 6th लेयर है, जहाँ पे हम चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। और एप्लीकेशन जो कि एंड यूजर्स के लिए। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। प्रेसिंग विंडोज लोगो की प्लस ई विल ओपन विच ऑफ द फॉलोइंग। जब आप लॉग की विंडोज की प्लस ई जब भी आप ओपन करते हो तो आप क्या करोगे? कंट्रोल पेन नहीं, रिसाइकल बिन के लिए हमें आर दबाएंगे हम, तो तब आपका रिसाइकल बिन खुलेगा जहाँ पे आप ट्रैश फाइल्स को डालते हो। माई कंप्यूटर नहीं, आंसर इज फाइल एक्सप्लोरर। जब भी हम विंडो की प्लस, आप अभी भी देख सकते हो, विंडो की का दबाइए और उसके साथ ई दबाएंगे तो आपका फाइल फोल्डर्स की तरह खुल जाएगा, दैट इज कॉल्ड फाइल एक्सप्लोरर। वर्ड इज द वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। वर्ड प्रोसेसर जो है, माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड प्रोसेसर ने क्या बनाया? वर्ड। इन MS वर्ड स्पेलिंग चेक इज द फीचर अवेलेबल इन विच टैब? जो आपका देखिए वर्ड प्रोसेसर ने बनाया। वर्ड प्रोसेसिंग में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स बनाते हैं जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स को लिखते हैं। तो स्पेल चेक कहाँ पे होगा? स्पेल चेक आपका सिनोनिम्स चेक कहाँ पे होगा? पेज लेआउट में, जहाँ पे तो हम पेज की ब्रीफिंग करते हैं। होम नहीं, इंसर्ट नहीं, आंसर इज रिव्यू। रिव्यू टैब पे जाकर आप स्पेल चेक कर सकते हो। और स्पेल चेकिंग के लिए हम क्या दबाते हैं? आपका F7, फंक्शनल की F7, जो स्पेल चेक में, यानी आपका स्पेल चेक खुलेगा और वहाँ पे आपकी स्पेल चेकिंग आ जाएगी। और एक थिसेरस होता है जो शिफ्ट पर 7 होता है, जो आपका क्या करता है? सिनोनिम्स को चेक करता है। जो क्या करता है? आपकी सिनोनिम्स को। सिनोनिम्स क्या होते हैं? वन वर्ड, सॉरी, जिसमें सिमिलर मीनिंग्स होते हैं। यहाँ आगे चलें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड? MS वर्ड में हम डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए क्या यूज करते हैं? Ctrl+C। Ctrl+C जो है आपका क्या है? कॉपी करना, इसको हम बोलते हैं कॉपी। Alt+W जो होता है दैट इज व्यू टैब। ठीक है। Shift+C नहीं, Ctrl+W। Ctrl+W इज टू क्लोज द डॉक्यूमेंट। O करोगे तो ओपन द डॉक्यूमेंट, N करोगे तो न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है। व्हाट इज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? हेक्साडेसिमल का नंबर सिस्टम क्या है? 2 फॉर बाइनरी, ठीक है, 10 फॉर डेसिमल, 8 फॉर ऑक्टल, आंसर इज हेक्साडेसिमल। जो 0 से 9 आपके डिजिट्स होते हैं, A to 5 आपके F जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। एक चीज़ याद रखना, आपको बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल नंबर्स चेंज करने के आएंगे टेबल्स, तो एक बार आप उनको जरूर देख कर जाना, ठीक है। और बाकी मैं आपसे कह रही हूँ कि जैसे ही हम JOA का 939 का कोड शुरू करेंगे, अगर पहले तो मैं पेपर देखूंगी,
पेपर देखने के बाद आपका 939 का जो JOA कोर्स है वो शुरू होगा, तो वो डिटेल वर्जन में या आने वाले कैंडिडेट्स के लिए भी JOA जब शुरू होगा तो उसमें हम ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अगर अच्छा लग रहा है सेशन और मेहनत, तो आप ज़रूर जुड़ेंगे मेरे साथ। और उम्मीद करती हूँ कि पेपर में कुछ ना कुछ आए, क्योंकि पेपर आपका है, डर मुझे लग रहा है। इन सेकेंड जनरेशन विच टाइप ऑफ मेमोरी वॉज यूज टू स्टोर डेटा? कौन सी सेकेंड जनरेशन डिपेंड्स अपॉन 1955 से। पहली चीज़ तो यही पता होनी चाहिए कब थी। सेकेंड जनरेशन में क्या आए थे? ट्रांजिस्टर्स। क्या आए थे आपके? ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, ये जो ट्रांजिस्टर्स थे ये किस स्पीड पे थे? माइक्रो सेकेंड्स पे। तो सेकेंड जनरेशन जो थी ये कौन से डेटा को स्टोर करती थी? तो देखिए कहाँ पे डेटा स्टोर होता है। पेपर टेप्स जो थी ये फर्स्ट जनरेशन में थी। मैग्नेटिक ड्रम नहीं, आंसर इज मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक टेप्स भी नहीं। मैग्नेटिक वैसे देखा जाए तो मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक इंक्स जो हैं ये आपकी क्या है, इसमें मेटालिक ऑक्साइड यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड। Which among the following key can be used as a shortcut rename a folder in Microsoft Windows 8 and higher versions? Microsoft Windows 8 और higher versions में जो आपकी कौन सी की है जो फोल्डर का रीनेम करती है? F2, F4, F6 या F9? देखिए F9 रिफ्रेश करती है, ठीक है। F6, F2, F4 जो होता है इसमें आप कह सकते हो कि जिस तरह से आप कर्सर को एड्रेस बार पे चला रहे हो। F6 भी बता देती हूँ। F6 क्या है आपका? एक सेकेंड, मूव द कर्सर। देखिए F4 जो होता है ये रिपीट करता है एक्शंस को, और F6 जो होता है ये कर्सर को किस में डिपेंड करता है? आपके एड्रेस बार में ऐड करने के लिए। तो आंसर क्या आएगा? F2। रीनेम द फोल्डर कहाँ पे होता है? F2। F1 जो होता है वो हेल्प करता है मेन्यू को, हेल्प मेन्यू को खोलने में हेल्प करता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी फंक्शन कीज आर देयर, हाउ मेनी नेविगेशन कीज आर देयर, दैट इज 4। और कई बार आपसे ये भी पूछ सकते हैं मॉडिफायर कीज कौन सी होती है? तो कंट्रोल, शिफ्ट, टैब, दीज आर द मॉडिफायर कीज। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंप्यूटर थ्रेट? इसमें से सबसे बड़ा कंप्यूटर को खतरा किससे हो सकता है? सॉलिसिटिंग नहीं, फिशिंग, ये साइबर थ्रेट है, ये भी डर है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंप्यूटर को डर किससे होगा? डॉस अटैक से। अगर कंप्यूटर सिस्टम पे ही अटैक कर दिया गया, ये डॉस अटैक क्या होता है कि अगर आपके कंप्यूटर के सिस्टम पे किसी ने अटैक किया है तो वो सिस्टम आपका, जिसको बोलते हैं ना रैंसम वेयर की तरह, मतलब आपको सिस्टम पे काम करने नहीं दिया जाए विदाउट जो है उन्होंने आपके जो सिस्टम्स के सारे सॉफ्टवेयर्स जो आपके पासवर्ड्स हैं उनको चेंज कर लिया है, तो वो जो है आपका तब तक काम नहीं करोगे जब तक आप उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं करोगे। तो इसको हम रैंसम वेयर भी बोलते हैं। एक तरह से रैंसम वेयर थ्रेट ही होता है। सबसे खतरनाक थ्रेट वही है, क्योंकि जब तक पहले भी एक बार आया था, तो ये जो रैंसमवेयर है वैसे ही डॉस अटैक है। डॉस अटैक का मतलब अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम पे पूरा अटैक कर दिया गया तो उस अटैक में क्या होगा? आपका पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा। जब तक आप सिस्टम में काम ही नहीं करोगे, सिस्टम आपको काम करने की परमिशन ही नहीं देगा, तो आप क्या करोगे? तो इसका मतलब सबसे बड़ा थ्रेट कौन सा है? डॉस अटैक, डिस्क ऑपरेटिंग अटैक, सिस्टम अटैक। वैसे डॉस क्या है? जो कमांड लाइन पे डिपेंड करता है, आपका पूरा सिस्टम ही चेंज कर रहे हैं। Next question. The function of an assembler is to convert assemble language into machine language, to convert high-level language into machine language, to convert basic language into machine language, या none of the above। देखिए अगर देखा जाए तो जो आपका असेंबलर है, असेंबलर क्या होता है? जो लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करता है। बट कौन सी लैंग्वेज को? देखिए हाई लेवल लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज में, हाई को हम सोर्स बोलते हैं और लो को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका हाई लेवल एंड जो लो लेवल लैंग्वेज है, सोर्स से
ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर है वो ऑब्जेक्ट लैंग्वेज समझता है, यानी आपकी मशीन लैंग्वेज। और ये मशीन लैंग्वेज किस बेसिस पे है, आपकी सोर्स से ऑब्जेक्ट तक। तो सोर्स से ऑब्जेक्ट तक अगर भेजना है तो हाई से लो कंपाइलर, कंपाइलर क्या करता है, पूरी स्टेटमेंट को एक ही टाइम पे चेंज कर लेता है। तो पहले मिड लेवल पे जाएगा, मिड लेवल से फिर वो किस पे जाएगा, लो लेवल पे। तो असेंबलर जो है वो लैंग्वेज को असेंबल करता है एंड देन उसके बाद वो किस पे कन्वर्ट करता है, बेसिक लैंग्वेज। देखिए हाई लेवल टू कन्वर्ट, हाई लेवल लैंग्वेज से नहीं, मिड लेवल से, बेसिक लैंग्वेज से नहीं। आंसर इज असेंबल द लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉट द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी कौन सी नहीं है, रोम जहाँ पे हम सिर्फ रीड करते हैं, ठीक है, ये भी मेन मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल। ये भी आपकी मेन मेमोरी है जो कि वॉलेटाइल है, टेम्पररी है, जो रैम और द्रैम पे करती है। ये प्रोम जो कि परमानेंट मेमोरी है, जो चेंज नहीं हो सकती। ई प्रोम दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, तो ये नहीं है। ये सारी आपकी मेन मेमोरीज है। देखिए रोम की प्रोम भी होती है, ई प्रोम भी होती है और आपकी ई प्रोम भी होती है, ये तीनों होती हैं। तो इसमें से कौन सी है जो प्राइमरी मेमोरी नहीं है, ये मेन मेमोरीज है। मेमोरीज कहाँ पे हैं, सीपीयू में। तो आंसर है सीडी रोम। सीडी रोम जहाँ पे आप रीड एंड राइट भी कर सकते हो। तो ये जो सीडी रोम है दैट इज द सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। ये क्या है, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी जो कि ऑप्टिकल है, ठीक है। What is URL? It is specific character string that constitutes a reference to an internet source, a software used in the defragmentation of disk of the computer, a software to make the computer screen bright या none of the above। तो इसमें से URL क्या होता है, URL एक ऐसा कैरेक्टर स्ट्रिंग है, ऐसा कैरेक्टर स्ट्रिंग है जो कंस्टिट्यूट करता है रेफरेंस टू द इंटरनेट रिसोर्स। तो सबसे पहली चीज़ जो भी आपका कैरेक्टर है, राइट, तो URL एक विशेष कैरेक्टर स्ट्रिंग है जो इंटरनेट स्रोत को रेफरेंस बनाता है। अ सॉफ्टवेयर यूज्ड इन डीफ्रेगमेंटेशन ऑफ डिस्क ऑफ द कंप्यूटर, मतलब डिस्क ऑफ कंप्यूटर का डीफ्रेगमेंट करना या कंप्यूटर स्क्रीन को ब्राइट करना। सबसे पहली चीज़ URL है क्या, इट्स द यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर, जो हमारा क्या करता है, रिसोर्स यानी नेट को कनेक्ट करता है, या आप इसको बोल सकते हैं इंटरनेट का एक सोर्स है। तो ये क्या आएगा, राइट ऑप्शन क्या आएगी कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर स्ट्रिंग है जो आपकी इंटरनेट को क्या देता है, एक रेफरेंस देता है जिसमें होस्ट होता है, ठीक है। तो आपने देखा है कि जैसे आप www. मान लीजिए poojaguप्ता.com इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो, तो दैट इज़ योर URL। यहाँ तक किस किस को समझ आया भाई, बोर तो नहीं लग रहा है, और क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं और सेशन कैसा लग रहा है, जल्दी बताइए, सेशन कैसा लग रहा है ये बताइए, ठीक है। अ स्पेशल हाई स्पीड स्टोरेज एरिया विद इन द CPU इन विच ऑल द डेटा मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बिफोर इट कैन प्रोसेस्ड, दिस इज कॉल्ड एज, कि मतलब एक ऐसा हाई स्पीड स्टोरेज एरिया बताओ CPU के अंदर, किसके अंदर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के अंदर जो है एक हाई स्पीड स्टोरेज एरिया कौन सा है जो हर डेटा को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी जो प्रोसेसेस होती हैं वो क्या कहलाती हैं, बायोस, दैट इज बेसिक इनपुट एंड आउटपुट। मतलब आपसे ये पूछा गया है फास्टेस्ट स्टोरेज एंड स्मॉलेस्ट स्टोरेज एरिया कौन सा है, तो आपका कैश, कैश जो है दैट इज द फास्टेस्ट मेमोरी एंड द स्मॉलेस्ट मेमोरी जो कि कंप्यूटर की है दैट इज़ आपकी SRAM में होती है, और SRAM जो कि रिफ्रेश नहीं होता। रैम मेन मेमोरी, आंसर इज रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, स्मॉलेस्ट हैं। स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो कि प्रोसेसर्स में होते हैं, और प्रोसेसर क्या है, जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, दैट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। What are the programs such as Microsoft Edge that serve as a navigable windows on into the web called as, कि आप जैसे आजकल आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट एज आया हुआ है, एक नया सिस्टम जहाँ पे हम सारी चीज़ों को सर्च करते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज एक प्रोग्राम है, ये एक नेविगेबल विंडो है इन द वेब। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट के लिए क्या चाहिए, हाइपर लिंक्स, और हाइपर लिंक्स और हाइपर टेक्स्ट किसको डील करता है, HTML लैंग्वेज को, ठीक है। तो ये नहीं,
नेटवर्क्स जो आपका कनेक्टिंग रूटिंग का काम करता है, नेटवर्किंग जोड़ने का। इंटरनेट, दैट इज इंटरनेट नहीं, आंसर इज वेब ब्राउज़र। ये क्या है आपका वेब ब्राउज़र, जो क्या करता है इंटरनेट से एक्सेस लेता है। और ये कब बना था इंडिया में? 15 अगस्त 1995 आपका किससे? विंसेंट सर्फ से। Which among the following is self-contained step-by-step set of operations to be performed? इसमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है या कौन सा ऐसा ऑपरेशन है या कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलती है ताकि वो हर एक प्रोग्राम को प्रॉपरली परफॉर्म कर सके? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। नेटवर्क टोपोलॉजी मीन्स ऐसा सिस्टम जहाँ पे सारी नेटवर्किंग प्रॉपर की जाए, जैसे आपका लैन है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि पर्टिकुलरली टास्क परफॉर्म करते हैं, आंसर इज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जो होता है एक ऐसा स्टेप है, ऐसा जिसको बोल सकते हैं सेल्फ कंटेन, खुद ही एल्गोरिदम्स चलते हैं, खुद ही लॉजिकली और मैन्युपुलेटली जो है वर्क्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। तो ये जो लॉजिक्स कहाँ पे होते हैं? ALU, जो कि आपका CPU का पार्ट है। UDP, TCP are characterized under dash layer of the OSI। UDP और TCP जो हैं आपके, इनको हम किस में वो करते हैं? डेटा लिंक। डेटा लिंक इज द सेकेंड लेयर जहाँ पे लॉजिक्स को डील किया जाता है, ठीक है। फ्रेम्स। एप्लीकेशन जो कि एंड यूजर्स हैं। नेटवर्क जहाँ पे रूटिंग होती है, आंसर इज ट्रांसपोर्ट। देखिए TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोग्राम जो है या प्रोटोकॉल जो है, ये 5 लेयर्स पे है। कौन कौन सी? फिजिकल, नेटवर्क, डेटा, एप्लीकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। इसमें प्रेजेंटेशंस और आपका सेशन लेयर नहीं होता है। नेक्स्ट, थिसेरस टूल इन MS वर्ड इज यूज फॉर। थिसेरस टूल जो है ये किसके लिए यूज करता है? स्पेलिंग सजेशंस, ग्रामर ऑप्शंस, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स। देखिए स्पेलिंग्स के लिए नहीं, उसके लिए स्पेल चेक चाहिए F7। सिनोनिम्स या एंटोनिम्स, ग्रामर ऑप्शंस या ऑल ऑफ दीज। पर्टिकुलरली थिसेरस जो होता है ये सिनोनिम्स। आप कभी भी गूगल में सर्च करो एंटोनिम्स तो वो पहले थिसेरस दिखाएगा। वाई ड्रॉप कैप्स आर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट्स। ड्रॉप कैप्स जो होती हैं वो क्यों यूज की जाती हैं? टू ड्रॉप ऑल द कैपिटल लेटर्स? नहीं। टू ऑटोमेटिकली बिगिन ईच पैराग्राफ विद द कैपिटल लेटर, या टू बिगन अ पैराग्राफ विद लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर, या टू ड्रॉप द नंबर्स। ड्रॉप कैप मैंने आपको उस दिन भी बताया था, हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि आपका सारा जो सिस्टम है 3-4 लाइंस को, पैराग्राफ को एक पर्टिकुलरली लार्ज ब्रॉड एरिया में लिखना। तो आंसर क्या आएगा? किसी पैराग्राफ को इनिशियल कैपिटल लेटर्स से लिखना। A bookmark is an item or the location in the document that you identify as the name for future reference. Which of the following task is accomplished by using bookmarks? मतलब जो आपने देखा होगा बुकमार्क। बुकमार्क के लिए आपका स्टार बना होता है। हम बुकमार्क्स क्यों लगाते हैं? एंकर्स इन द पेज, ये तो हाइपरलिंक्स हो गया ऐड करने के लिए। एंडिंग पैरेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट के एंड पैराग्राफ को एंड करने के लिए नहीं। हाइपरलिंक्स को ऐड करने के लिए नहीं। हम बुकमार्क्स इसलिए लगाते हैं ताकि हम इजीली उस डॉक्यूमेंट को फाइंड कर सके और इजीली उसको जंप कर सकते हैं। जैसे आप बुक के अंदर एक बुकमार्क लगाते हो ताकि आपने जिस पेज पे छोड़ा, ऐसे आप पेज पलटते रहोगे, लेकिन बुकमार्क रखने से आपको क्या फ़ायदा हो जाता है कि जिस पेज पे आप थे वो आप बुकमार्क से आप इजीली उस पेज पे शिफ्ट हो जाओगे। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर बुकमार्क जो है एक स्टार आइकन होता है। अगर हम बुकमार्क लगा दें तो हमने अगर कोई सिस्टम ऑफ कर दिया है तो हम दोबारा उस सिस्टम पे जाकर उस बुकमार्क से हम ईजिली उस डॉक्यूमेंट पे जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे है हाउ टू क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट, अ लिस्ट विद द लिस्ट आइटम्स इन नंबर्स। HTML दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये जो है हाइपरलिंक्स पे डिपेंड करती है और हाइपरटेक्स्ट पे करती है। जो आपका HTML है ये किस लैंग्वेज, जो आपके कह सकते हो किस, और जो इसकी सूची बनती है ऑर्डर लिस्ट के लिए हम कौन सा, देखिए हमें ये पता है कि ये किस पे डिपेंड करते हैं? टैग्स पे। टैग्स जो होते हैं ये इस तरह से होते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम कौन सा टैग लगाते हैं? I फॉर इटैलिक्स, LI फॉर लिस्टिंग करना 1 2 3, ठीक है।
ऑल या यूएल। देखिए यूएल पे जो है दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये क्या है आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये क्या है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो हमेशा किस पे लिखी जाती है आपकी बुलेट्स पे, ठीक है, सर्कल्स पे, राइट। लेकिन जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है जिसमें हम ऑर्डर्ड वाइज लिखते हैं वो कौन सी है, आपका कौन सा टैग लगेगा, ओएल। और ये हम हमेशा किस में लिखे जाते हैं, नंबर्स में। याद रखना अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम बुलेट्स वगैरह लगाते हैं, सर्कल्स लगाते हैं, लेकिन जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसकी लिस्टिंग हम 1 2 3 से करते हैं। Next, the property in CSS used to change the background color of an element। जो प्रॉपर्टी होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स में, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कास्केडिंग, पहले तो यही याद कर लेते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है, स्टाइल शीट्स। इसके लिए हम अगर देखो हमें पता है HTML में हम बैकग्राउंड्स यूज़ करते थे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, BG टैग, ठीक है। तो अगर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स में अगर हमें किसी चीज़ को बैकग्राउंड कलर देना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, बेसिकली HTML में BG कलर, कलर, बैकग्राउंड कलर या ऑल ऑफ द अबव। देखिए कलर तो दे नहीं सकते, BG कलर भी नहीं दे सकते, आंसर इज बैकग्राउंड कलर। क्या आएगा आपका बैकग्राउंड कलर, तभी जाकर पूरा होल डॉक्यूमेंट जो है वो चेंज होगा। लेकिन HTML में हम सिर्फ BG देंगे। In the HTML attribute used to define the inline styles is, अगर हमें inline styles जो हैं आपके जैसे HTML attributes क्या होते हैं, जो प्रॉपर अंदर चल रहा होता है। देखिए टैग्स तो ऐसे होते हैं, उसके बाद जो आप लिखते हो इस तरह से दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। तो वो स्टाइल, स्टाइल्स या फिर क्लास या नन ऑफ दीज, स्टाइल नहीं आएगा, आंसर इज स्टाइल्स। ये इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम इस तरह से इसको लिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड एज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर पैडिंग प्रॉपर्टीज। मतलब अगर किसी भी चीज़ में पैडिंग प्रॉपर्टीज होती है, किसी चीज़ को लिखना प्रॉपर वे से, तो इसको जिस तरह से आप बोल सकते हो पाइड अप करके लिखना। तो पैडिंग अप प्रॉपर्टीज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देखिए वैसे पैडिंग अप के लिए दैट इज़ द कंपाइलेशन, तो उसके लिए हम जो टेक्निक होती है जैसे पैडिंग अप, पैडिंग राइट। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी अगर हम किसी पैडिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए चल रहे हैं तो वो क्या आएगा आपका पैडिंग। क्या आएगा पैडिंग। द CSS प्रॉपर्टी यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड इज, अगर हमें जैसे देखिए HTML में हम टैग लगाते थे B, तो इट मीन्स द कैरेक्टर इज बोल्ड। लेकिन कास्केडिंग स्टाइलिंग, देखिए HTML सिर्फ आपको लैंग्वेज बताती है, वो उसका प्लान आउट करती है, सेटअप बनाती है। लेकिन कास्केडिंग स्टाइल शीट्स जो होती हैं ये डिज़ाइंस बनाती है, स्टाइलिंग करती है। किसी एक जिस तरह से एक बंदा या कोई भी इंसान खड़ा हो गया, खड़ा होना मतलब जैसा वो है उसका अपीयरेंस इज HTML। उसके बाद कोई भी इंसान की लुक्स को चेंज करना, उसकी डिज़ाइन, उसका पूरा मेकओवर करना इज कॉल्ड कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो कास्केडिंग स्टाइल शीट्स में पूरे स्टाइल्स, उसके डिज़ाइंस, उसके आउट सब चेंज करने के लिए हम कास्केडिंग, तो जब ऐसे HTML में हम बोल्ड यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम स्टाइल शीट्स करते हैं तो कैसे यूज़ करना है, स्टाइल बोल्ड नहीं, फॉन्ट बोल्ड नहीं। अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो जो फॉन्ट है वो लिखेंगे, वेट लिखेंगे कि उसका जो बोल्ड है वेट कितना हैवी चाहिए, देन उसके बाद हम उसको बोल्ड लिखेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए ऐड किए हैं ताकि अगर कोई चीज़ आए तो आपको पता हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं। देखते हैं बोर तो नहीं हो रहे हो, और अगर बोर हो रहे हो तभी आप वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर आप वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस मैराथन सेशन को, महा मैराथन तो बनाइए, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, बट आप भी तो कोशिश कीजिए, इसको लाइक एंड शेयर एटलीस्ट 30 तक तो पहुंचाइए, 30-40 तक तो पहुंचाइए, ताकि ऐसा लगे कि नहीं कुछ किया है, ठीक है, आपको भी मज़ा आया और मुझे भी मज़ा आया। एटलीस्ट 30-40 तक भी पहुंचाया। मैं इतना भी डिमांड नहीं कर रही जितनी मैं पहले डिमांड कर रही थी या जितनी मेरी पहले वीडियोस थी, वो पता नहीं उस तक पहुंचेंगे कि नहीं या उस तक आप पहुंचाओगे कि नहीं, बट अपनी तरफ से अभी कहते हैं ना धीरे धीरे स्टेप्स को चलना है। तो आपके इन स्टेप्स में आप देखते हैं मेरा साथ कितना देंगे, क्योंकि शायद मैं आपकी जो कंडीशंस है उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रही, या फिर आपको मेरे साथ पढ़ना पसंद नहीं आ रहा। पूजा तो वही है,
सिर्फ प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है, ठीक है। पढ़ा मैं वैसे ही रही हूँ। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। आपका लाइक आपका शेयर मेरी मोटिवेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ें पढ़ाऊँगी मैं, वही हूँ जो आपको पढ़ा रही हूँ। तो अब देखते हैं कि आप मेरे साथ कितना जुड़ते हो और शेयर करते हो। अगर कोई आपको ड्रॉबैक देना है, आप मुझे फीडबैक दीजिए कि ये कमी है। देखिए धीरे धीरे सारी कमियों को जो एकदम से आप मेरे से डिमांड कर रहे हो, धीरे धीरे मैं उन सारी कमियों को पूरा जरूर करूँगी। ये मुझे कहते हैं ना, अगर आपका सपोर्ट मिला तो। चलिए, बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन द डॉक्यूमेंट इज विजिबल इन। बैकग्राउंड कलर जो भी, देखिए वैसे एक क्वेश्चन और आता है, बैकग्राउंड कलर एंड इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन द डॉक्यूमेंट इज विजिबल इन। जो भी आप बैकग्राउंड कलर देते हो, कोई भी इफेक्ट देते हो, वो आपका कहाँ पे विजिबल होता है? देखिए कहाँ पे विजिबल होगा? वेब लेआउट्स में भी विजिबल होता है, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में भी विजिबल होगा और प्रिंट लेआउट में भी विजिबल होगा। लेकिन अगर आपसे तब आएगा ऑल ऑफ दिस। लेकिन यहाँ पे अगर पूछा जाए बैकग्राउंड कलर अप्लाइड और इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन द डॉक्यूमेंट इज नॉट, जो भी आप कलर कोई भी इफेक्ट्स अगर आप डाल रहे हो वो किस जगह पे विजिबल नहीं होते हैं, जहाँ पे आप देखते हो उस वो पॉइंट है आपका प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, ये क्या है आपका प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेन्यू इज यूज टू क्लोज अ फाइल इन MS वर्ड। फाइल में पुल डाउन मेन्यू को कौन सा विकल्प MS वर्ड में फाइल बंद करने के लिए होता है? मतलब कौन सी ऐसी चीज़, देखिए आपने देखा होगा जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बंद करते हैं तो आप ऊपर जाकर किसी चीज़ पे क्लिक करते हो तो एकदम से एक विंडो खुलती है, छोटा सा आइकन खुलता है। तो अगर किसी फाइल को क्लोज करना है तो आप कैसे करोगे? क्विट कर दोगे? नहीं, न्यू के लिए N, आंसर इज क्लोज। और क्लोज के लिए डॉक्यूमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? C+W, Ctrl+W, एग्जिट नहीं करोगे, ठीक है। इन MS वर्ड RTF स्टैंड्स फॉर। RTF MS वर्ड में जो भी चीज़ों को हम लिखते हैं, जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं, उनको प्रॉपरली एक तरह से बोल्डिंग और स्टाइलिंग और फॉर्मेटिंग वे से यूज़ करना इज कॉल्ड एज रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, जो देखने में भी अच्छा हो, ठीक है। तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ऑन हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स यू कैन वर्क साइमल्टेनियसली इन द MS वर्ड। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि MS वर्ड में कितने डॉक्यूमेंट्स पे आप काम कर सकते हो साइमल्टेनियसली, मतलब एक डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट या 4 डॉक्यूमेंट। लेकिन एक क्वेश्चन, इससे 3 तरह से क्वेश्चन बनता है कि MS वर्ड में आप कितने डॉक्यूमेंट्स को एक साथ खोल सकते हो। तो नो लिमिट्स, तब आंसर आएगा नो लिमिट्स की, आप कितने भी खोल सकते हो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। लेकिन अगर आप उस MS वर्ड पर काम कर रहे हो तो कितने डॉक्यूमेंट्स पे आप साथ साथ काम करोगे? 1 पे, 2 पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम देखा जाए तो हम 1, 2, मोर देन 2 या नो लिमिट्स। तो साइमल्टेनियसली अगर हमें काम करना है तो हम एक ही डॉक्यूमेंट पे पहले एक डॉक्यूमेंट, ये नहीं कि आधा इधर लिखा आधा हम उधर चले गए, आधा इधर लिखा, वो फिर काम प्रॉपर नहीं होगा। तो बेसिकली 1 एट अ टाइम हम एक ही डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हैं। बेशक हम खोलें काफ़ी सारे, लेकिन एक डॉक्यूमेंट पे एट अ टाइम हम एक काम करेंगे, फिर दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, ठीक है, काम करने के लिए। हाँ, अगर सर्च करना है तब आप कुछ भी, जैसे किसी चीज़ को पढ़ना है, लिखने के लिए एट अ टाइम 1, पढ़ने के लिए आप मल्टीपल टाइम्स पे कितने भी डॉक्यूमेंट्स पे चल जाओ, आप पढ़ सकते हो। पर काम करना मीन्स लिखना, तो वो आएगा। अगर यहाँ पे होता है हाउ मैनी डॉक्यूमेंट्स यू कैन वर्क, यानी यू कैन रीड, दैन इट्स नो लिमिट्स। आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स खोलो, लेकिन काम करना है। अगर जैसे मान लो मुझे स्लाइड्स बनानी है तो मैं एक डॉक्यूमेंट पे ऑलरेडी जो है आपके 1 एट अ टाइम 1 करूँगी या 2 करूँगी, ये डिपेंड करेगा, ठीक है, कि एक डॉक्यूमेंट पे आप कितने काम, मोर देन 2 भी हो सकता है और मोर देन आपका 1 भी हो सकता है, एट अ टाइम 1। अगर जैसे कट कॉपी पेस्ट करना है तब भी आप जैसे एक विंडो खोलोगे, दूसरी विंडो, तीसरी विंडो, एटलीस्ट 1 तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन किसी को अगर डाउट है तो नो लिमिट्स में ओपन डॉक्यूमेंट्स, तो अगर आपको लगता है कि 1 नहीं होगा, मोर देन 2, तो वो आपकी कैपेसिटी पर एटलीस्ट 1 पे आप साइमल्टेनियसली काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 एंड अगर ऑप्शंस, फिर बता रही हूँ, ऑप्शंस में अगर बोथ A एंड B, अगर ऑप्शंस पे दे दिया जाए 1 और 2,
टू और मोर देन आप ऑप्शन में 1 एंड 2 भी जा सकते हो, बट बेसिकली साइमल्टेनियसली हम एक पे ही काम करते हैं। फिर भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं बता दूंगी। What is the maximum number of lines you can set for a drop cap? Maximum number of lines मतलब एक ड्रॉप कैप लिखने के लिए आप कितनी लाइंस को यूज कर सकते हो? 10। कितनी यूज कर सकते हो? 10। What is the default number of lines to the drop for drop cap? जो आपका ड्रॉप नंबर होता है ड्रॉप कैप में बाय डिफॉल्ट कितनी लाइंस होती है? वैसे आप 10 लाइंस पे लिख सकते हो, पर डिफॉल्टेड कितनी होती हैं? 3। कितनी होती हैं? 3। और MS वर्ड में आपका बाय डिफॉल्ट आपका फॉन्ट साइज जो है वो 11 होता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल? मतलब कौन सी शॉर्टकट की जो है आप यूज करोगे फॉर कॉपीराइट? कॉपीराइट आपने देखा है ये होता है, ठीक है। इसके लिए Ctrl+Shift+C नहीं, फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। ये जो है Ctrl+Shift+Alt+R दैट इज फॉर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग को ऑन करना एंड इसी की को दबाओगे तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। Alt+C कंट्रोल या Ctrl+Alt+T इज कॉल्ड फॉर ट्रेडमार्क। ये किसके लिए यूज होता है? ट्रेडमार्क के लिए। तो आंसर इज Ctrl+Alt+C या Alt+Ctrl+C इज फॉर कॉपीराइट। कॉपीराइट, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम? मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कितने वर्ड जो कॉलम्स है डाल सकते हो? जैसे कई जगह पे 65 है, पर मैक्सिमम जो है वो है आपके 63। What is the smallest and the largest font size available in the font size tool on formatting toolbar? Formatting toolbar में font size कितना मिलता है? देखिए आजकल जो है 10 मिल रहा है, पहले कितना होता था? और आजकल कौन सी लैंग्वेज चलती है? कैलिब्री। लेकिन पहले क्या होता था? पहले मिलता था 8 and 72। 8 मिनिमम, 72 मैक्सिमम। Select all the text in MS Word document। अगर हमें पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो क्या है? Ctrl+S, ये होता है सेव। Ctrl+1 दैट इज इन इंटरनेट, दैट इज यूज फॉर इंटरनेट, ठीक है, तो ये नहीं। Shift+A नहीं, आपका Ctrl+A। Ctrl+A को करने के लिए आप सेलेक्ट ऑल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बताइए यहाँ तक किसी को डाउट? मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस MS वर्ड के डॉक्यूमेंट पे डाउट होगा, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। पर साइमल्टेनियसली एक पे काम हो सकता है या आप 2 पे भी कर सकते हो, ठीक है। नो लिमिट पे काम नहीं कर सकते, ओपन आप पूरे कर सकते हो। अब फिर भी अगर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको डाउट होगा, अगर नहीं है तब तो अच्छी बात है, अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख देना, आई विल मेक इट क्लियर। ग्राफिक pictures that represent an object like file, folder, etc. are called as taskbar। taskbar में आप dates बता सकते हो, time बता सकते हो। Windows नहीं, desktop नहीं, answer is icons। Which of the following programming language is used for creating special programs like applets? कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एप्लेट्स के लिए खोली जा सकती हैं, ठीक है। जैसे कि नेट नहीं, डोमेन नेम नहीं, केबल नहीं, आंसर इज जावा। जावा जो है ये बेसिकली एप्लेट्स के लिए होती है, और ये जो है आपके किसके लिए, जिसमें आप बोल सकते हो बाइट कोड। जब तक बाइट कोड नहीं मिलेगा लैंग्वेज जो है ये आगे नहीं शिफ्ट होगी। जब तक बाइट कोड क्रिएट होता है उसके बाद वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल बेस्ड ऑन अ पर्सन्स फिंगरप्रिंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। उंगलियों के निशान के आधार पर सफल नियंत्रण एक क्या है, किसका एग्जाम्पल है? कि आपने देखा होगा आजकल आपके फ़ोन्स में आपने देखा होगा डिजी लॉकर्स, या आपके जो फ़ोन्स में आजकल आपका फिंगरप्रिंट सेंसेशंस भी हैं, फेस आईडीज़ भी हैं। तो वो आपके पासवर्ड्स अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आपको सेंसर्स मिले होते हैं। तो ये जो आपका एक्सेस कंट्रोल है पर्सन फिंगर्स का, उसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज ए लॉजिस्टिक्स नहीं, कैरेक्टरिस्टिक एंड आइडेंटिफिकेशन नहीं, फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी नहीं, आंसर इज बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। विच इज कॉमनली यूज प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग फाइल ओवर एनी नेटवर्क दैट सपोर्ट्स TCP एंड IP प्रोटोकॉल। जो आमतौर पर फाइलों का आदान प्रदान के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, मतलब फाइल्स को चेंज करने के लिए
हाइपरटेक्स्ट नहीं है, हाइपरलिंक्स के लिए है, एसएमटीपी भी नहीं है, टीसीपी भी नहीं है, ये इंटरनेट्स के लिए यूज होता है। फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मे बी यूज टू चेंज पेज साइज एंड मार्जिन्स, इसमें से कौन सा ऐसा टूल है जो आपका कहते हैं ना पेज साइज और पेज जो भी है मार्जिन्स को चेंज, तो अगर हमने पेज की कोई भी चीज चेंजेस करनी है तो हम क्या यूज करेंगे, डेटा नहीं, टूल्स नहीं, व्यू नहीं, आंसर इज पेज लेआउट। प्लीज अगर ये बता दो बोर तो नहीं हुआ और सेशन कैसा लग रहा है, चलें थोड़ा सा फास्ट ताकि जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करें। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ ऊप क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इज यूज टू डिराइव क्लास फ्रॉम अनदर, मतलब एक क्लास से दूसरी क्लास को ऑब्टेन करना क्या कहलाता है, एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन होता है कि एक ऑब्जेक्ट से मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स को कैप्सुलेट करना, ठीक है, यानी आपका रैपिंग अप, इसको क्या बोलते हैं, रैपिंग अप, जिसमें हम सारी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स की जो क्लास की इंफॉर्मेशन है उसको हाइड करते हैं, इसको हाइडिंग भी बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, एक क्लास से बहुत सारी क्लासेस बनाना। डेटा हाइडिंग इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन को हाइड कर लेना। आंसर इज इनहेरिटेंस, कल जो क्वेश्चन था उसमें भी इनहेरिटेंस आएगा। द की वर्ड दैट इज यूज दैट वेरिएबल कैन नॉट चेंज द स्टेट, मतलब ऐसा कीवर्ड बताइए जो वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकता, मीन्स वो पर्टिकुलर है, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो जो वेरिएबल्स को कीवर्ड्स चेंज नहीं कर सकते, पर्टिकुलरली इन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज जो होते हैं 32 कीवर्ड्स होते हैं जिनके वेरिएबल्स को हम चेंज नहीं कर सकते कहीं भी नहीं, दे आर रिजर्व, और अगर रिजर्व है देन इट इज कांस्टेंट, प्राइवेट नहीं, फ्रेंड नहीं, स्टैटिक नहीं, ठीक है। द फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल हैज डैश सेक्शंस, देखिए एक्सेल जो होता है दैट इज फॉर स्प्रेडशीट्स, सबसे पहले तो वर्कशीट्स बनाती है, वर्कबुक्स बाय डिफ़ॉल्ट 3 हैं। तो जो अगर फिल सीरीज कोई भी एक्सेल सेक्शन में अगर हमें फिल सीरीज बनानी है, बाय डिफ़ॉल्ट फिल सीरीज होती है 1, ठीक है, कितनी होती है 1, लेकिन एक सीरीज में, हर एक सीरीज में कितने सेक्शंस होते हैं, दैट इज 4, कितने होते हैं 4। नेक्स्ट आता है विच साइन इज यूज फॉर एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, एब्सोल्यूट और जैसे आपके बोलते हैं रेफरेंसेस के लिए, तो रेफरेंसेस के लिए तो हम कुछ भी यूज़ करते हैं। एब्सोल्यूट जो फिक्स्ड है, जो बिल्कुल भी यूज नहीं होता, तो वो @ नहीं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डॉलर साइन। एब्सोल्यूट रेफरेंसेस के लिए एब्सोल्यूट और रेफरेंस हम चेंज कर सकते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग वो होती है जो फिक्स्ड है, ठीक है, तो ये उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डॉलर, राइट। हाउ डू यू रैप द टेक्स्ट इन अ सेल, अगर हमें टेक्स्ट को रैप करना है तो हम कैसे करेंगे, किसी भी टेक्स्ट को रैप करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मेट पे जाना है, फॉर्मेट पे जाकर उस फॉर्मेट सेल्स पे जाकर उसकी अलाइनमेंट करनी है। तो फॉर्मेट सेल फॉन्ट्स भी नहीं, फॉर्मेट सेल नंबर्स भी नहीं, फॉर्मेट सेल्स प्रोटेक्शन भी नहीं, आंसर इज फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। प्लीज़ अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। व्हाट डज काउंटा फंक्शन डू, देखिए काउंट जो होता है 2 फंक्शंस होते हैं, एक होता है काउंट, एक होता है काउंटा। काउंट फंक्शंस जो होते हैं वो सेल्स को काउंट करते हैं, पर्टिकुलर सेल्स को। जो काउंटा होता है वो ऐसा फंक्शन है जो आपके सेल्स को हैविंग अल्फ़ाबेट्स नहीं, नंबर्स नहीं, एम्प्टी सेल्स या नॉन एम्प्टी सेल्स, तो ये क्या करता है, आपका काउंट करता है एम्प्टी सेल्स को। काउंटा जो है ये क्या करता है, आपके एम्प्टी सेल्स को ओपन करता है, ठीक है। काउंटा जो है ये डज नॉट एम्प्टी सेल्स, मतलब ये जो है ये नॉन एम्प्टी सेल्स को ओपन करेगा, ठीक है, एम्प्टी सेल्स को नहीं। काउंटा एम्प्टी सेल्स को करता है, लेकिन जो काउंटा फंक्शन है ये डज नॉट ओपन एम्प्टी सेल्स, ये किसको करेगा, एम्प्टी नॉन एम्प्टी सेल्स को ओपन करेगा। What is the correct way to refer the cell A10 on sheet 3 from sheet 1? बताइए जरा। What is the correct way to देखिए काउंट सेल्स तो मैंने ये बता दिया। नेक्स्ट, what is the correct way to refer the cell A10 on sheet 3 from sheet 1? रेफरेंस लिखनी है। अगर आपके पास देखिए कोई भी सेल है,
सेल पे आप क्या करते हो, ये आपकी रोज, ये आपका कॉलम, तो दिस इज सेल। तो अगर आपने सेल में रेफर करना है ए सेल A10 शीट 3 से शीट 1 तक, तो A10 को आप शीट 3 से शीट 1 कैसे लिखोगे, शीट 3 A10, शीट A10, शीट A10 या आपका D10, तो ये क्या आएगा 3A10 या आपका देखिए शीट 3A10, ये पक्का ये जो है ये एक ही वर्ड है, शीट A10, ठीक है, ये या A10, तो इसमें क्या आएगा शीट 3, ये क्या आएगा आपका शीट 3 फ्रॉम शीट 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले हम शीट का नाम, तो ये आ गया शीट 3, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन निशान, फिर उसका A10, तो आंसर है शीट 3A10। दिस इज फ्रॉम एक शीट से ये आपका सेल एड्रेस है A10। जैसे ये देखिए द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट कैसे लेबल्ड होता है, तो फर्स्ट शीट कॉलम्स क्या बताते हैं अल्फ़ाबेट्स, रोज क्या बताती है नंबर्स, तो आपका जो फर्स्ट सेल एड्रेस क्या होता है जिसमें सेल के बारे में जो रोज एंड कॉलम्स दोनों को बताएगा, तो सेल को अगर हम लिख रहे हैं कोई भी सेल, तो सबसे पहले कॉलम, कॉलम कौन सा है A, और फर्स्ट रो है तो आंसर इज A1। कमेंट्स पुट इन द सेल्स आर कॉल्ड एज, अगर कोशिका मतलब सेल्स में अगर हम कोई कमेंट्स लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्मार्ट टिप नहीं, वेब टिप नहीं, जहाँ पे हम लिख रहे हैं मतलब वो सेल कमेंट किस पे कर रहे हैं, सेल पे कर रहे हैं, तो सेल के कमेंट्स को क्या बोलेंगे, सेल टिप। नेक्स्ट आता है B7 टू B9 इंडिकेट्स, B7 से B9 इंडिकेट क्या करता है, सेल्स B7 एंड B9 ओनली, सेल्स B7 थ्रू B9 या सेल्स B8 ओनली। देखिए B7 B9 है तो ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, तो अगर सेल से हम B7 टू B9 को इंडिकेट करना है तो ये आएगा सेल B7 थ्रू B9। शिफ्ट रिड्यूस पार्सर्स, पार्सर्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स को या किसी भी टेक्स्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, दैट इज योर आपका पार्स ट्री। तो पार्सर जो शिफ्ट रिड्यूसर पार्सर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके टॉप डाउन पार्सर्स होते हैं, बॉटम अप पार्सर्स होते हैं, राइट मोस्ट पार्सर्स होते हैं या लेफ्ट मोस्ट पार्सर्स। तो जो भी आपके शिफ्ट रिड्यूस होंगे वो पार्सर्स कौन से होते हैं, आपके बॉटम नीचे से ऊपर की तरफ चलना, मतलब नीचे डॉक्यूमेंट से ऊपर की तरफ चलना। यहाँ तक किसी को दिक्कत या किसी को सेशन में कुछ टफ वो लग रहा है, बोर लग रहा है, तो जल्द से जल्द बताइए ताकि मैं आगे फास्ट करने की कोशिश करूँ। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं तो भी लाइक कीजिए, बता दीजिए कि बोर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस को कुछ नया लाने की कोशिश की है कि कुछ भी आ सकता है, देखिए क्या आएगा मुझे नहीं पता, कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रही हूँ कि कोई भी चीज़ छूटे ना। इन विच स्टेट वन गैदर्स एंड लिस्ट ऑल द नेसेसरी फील्ड्स फॉर अ डेटाबेस डिज़ाइन प्रोजेक्ट, किस राज्य में नहीं है ये, किस अवस्था में डेटाबेस डिज़ाइन परियोजना के लिए सभी आवश्यक क्षेत्र एकत्रित करना चाहिए, मतलब अगर हमें डेटाबेस करना है या डेटाबेस की किसी भी फील्ड्स को पढ़ना है तो हमें किस स्टेट में जाना है, तो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए पहले हमें उसको उस चीज़ को समझना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, तो आंसर इज डेटा डेफिनेशन, रिफाइनमेंट नहीं एस्टैब्लिश। और डेटा डिफाइन लैंग्वेज भी होती है सीक्वल की, जिसमें हम किसको यूज़ करते हैं, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, अपडेट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। और जो आपका डेटा मैनिपुलेशन होता है उसमें क्या यूज़ करते हैं, सिलेक्ट, क्रिएट, आपका जिसको बोल सकते हैं डिलीट, ठीक है, इंसर्ट, ये आते हैं डेटा मैनिपुलेशन। डेटा कंट्रोल में क्या आएगा, ग्रांट एंड रिवोक, दो ही आते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज में कौन कौन से आते हैं आपके, कंट्रोल कमिट, सेव पॉइंट एंड रोल बैक। तो ये याद रखना, कुछ कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल अस टू व्यू डेटा फ्रॉम टेबल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरियन, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें हम डेटाबेस को प्रॉपर्ली देख सकते हैं, मतलब जिससे हम इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली ले सकते हैं। तो रिट्रीव करना, आंसर इज फॉर्म नहीं, माइक्रो नहीं, रिपोर्ट नहीं, आंसर इज क्वेरी। आंसर क्या है, क्वेरी। इन पावर पॉइंट हेडर एंड फुटर बटन्स कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप, जो आपके इंसर्ट देखिए जो भी आपको हेडर्स एंड फुटर्स हैं
वो आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में जब मिलेंगे। हेडर्स क्या होते हैं, अप हेड पे, फुटर्स जो होते हैं वो नीचे होते हैं। तो अगर इंसर्ट टैब पे जाकर हमें हेडर्स एंड फुटर बटन ढूंढना है तो हम किस ग्रुप में जाएंगे? इलस्ट्रेशन ग्रुप नहीं, आपका ऑब्जेक्ट ग्रुप नहीं, आंसर इज टेक्स्ट ग्रुप, टेबल ग्रुप्स नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज फॉर सिलेक्टिंग एंड हाईलाइटिंग? इसमें से हम किस चीज़ को, कौन सा ऐसी डिवाइस है जिसको हम सिलेक्ट और हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं? आइकन्स, ग्राफिक्स, कीबोर्ड, राइटिंग के लिए फ्लॉपी डिस्क, 1.44 MB। ठीक है, तो आंसर इज माउस, आंसर इज माउस। चलिए थोड़ा सा फास्ट। That ensures secure transfer of data over an unsecured network such as internet. सिक्योर डाटा पे या सिक्योर ट्रांसफ़र पे, किस पे? अनसिक्योर डेटा पे सिक्योर ट्रांसफ़र करने के लिए हम इंटरनेट पे कोई भी चीज़ अगर सिक्योर करने, मतलब कोई भी चीज़ गलत जा रही है उसको सिक्योर करने के लिए हम क्या करेंगे? क्या प्रोसेस कहलाती है वो? एंटीवायरस नहीं, हैकिंग नहीं, आपकी क्रैकिंग नहीं, आंसर इज क्रिप्टोग्राफी। Ability of an operating system to run more than one application at a time is called as आपकी मल्टी। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको पता है जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक से ज़्यादा डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट एप्लीकेशंस को खोल सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे? मल्टी यूज़र कंप्यूटिंग नहीं, रियल टाइम नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं, आंसर इज मल्टीटास्किंग, जो एक के साथ मल्टीपल काम कर रहा है। द प्रोसेस ऑफ चेकिंग ऑफ ऑल द peripheral units by OS during the time of booting is known as। देखिए, आपको जब बूटिंग करना मतलब स्टार्टअप करना, स्टार्टअप करने से पहले सारे जितने भी यूनिट्स हैं उनको प्रॉपरली चेक करना ताकि बूट हो सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बेसिक इनपुट आउटपुट, ठीक है, ये नहीं, ऑल ऑफ दीज नहीं आएगा, बस नहीं आएगा, आंसर इज पोस्ट, दैट इज पॉइंट ऑन सेल्फ टेस्ट, पॉइंट ऑन सेल्फ टेस्ट। कि पहले जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले ये आता है कि जितने भी पेरिफेरल यूनिट्स उसके साथ जुड़े हैं, तो पहले कंप्यूटर उन पॉइंट्स को पूरा प्रॉपरली चेक करेगा, तभी जाकर उसकी स्टार्टिंग होगी। तो पॉइंट ऑन सेल्फ टेस्ट। विच सिंबल टर्मिनेट्स एट? टर्मिनेट्स से सी स्टेटमेंट। कौन सी सी लैंग्वेज किसने दी थी? डेनिस रिची ने। देखिए, जितना मेरे को समझ आया मैंने करवाने की क्वेश्चंस ऐड किए हैं, बट इसकी डिटेलिंग जो है आने वाले JOS सेक्शंस में पक्का करवाऊंगी क्योंकि टाइम लगेगा मुझे इसको करवाने में। विथ सिंबल टर्मिनेट्स सी स्टेटमेंट्स? सी स्टेटमेंट्स को हटाने के लिए आपको पता है सी स्टेटमेंट्स हैशटैग, इंक्लूड, स्कैम और प्रिंट आउट मेजर चलते हैं, कीवर्ड्स प्रॉपर होते हैं। तो उसके लिए जो है सी स्टेटमेंट्स को टर्मिनेट करने के लिए हम फुल स्टॉप, दिस इज कॉल्ड फुल स्टॉप, ठीक है, कॉमा नहीं, इंट। आपको पता है जो जितनी भी सी लैंग्वेजेस हैं दैट इज इन कार्टेशियन ब्रैकेट्स, इसको क्या बोलते हैं हम? कार्टेशियन ब्रैकेट्स, इसमें नहीं, आंसर इज दिस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ टू कमेंट सी लैंग्वेज। अगर हमें सी लैंग्वेज को कमेंट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? दिस नहीं, हैश कॉलन और फिर जो भी कमेंट उसके बाद ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। कमेंट करने के लिए हमें ये फॉर्मेट यूज़ करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट इज 1 एंड ओनली इफ एटलीस्ट 1 इनपुट इज 1। देखिए, नॉट, इन्वर्टेड, एंड, और। देखिए, कुछ आपके गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स, जिसमें इनपुट एंड आउटपुट डाली जाती है। तो पर्टिकुलरली जो बेसिक गेट्स होते हैं वो होता है एंड, और नॉट, ठीक है। और जो बेसिक यूनिवर्सल गेट्स होते हैं वो होते हैं जोर और नॉर, नैंड, ठीक है, नैंड और नॉर, ये यूनिवर्सल गेट्स हैं। तो नैंड तो नहीं है, ठीक है। और नॉट, नॉट में जो सारी होती हैं दैट इज इन्वर्टेड। ये सारी गेट्स जो इनपुट, शिट,